हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे। आ जाओ सारे के सारे चैट में एक बार यूक्यूटी लिखकर गुड मॉर्निंग अपना एक बार प्रस्तुत कर दिया जाए चैट में भैया। हेलो हेलो नमस्कारम सत श्री अकालम, क्या हाल चालम। यकीन वालों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 15। शायद आप सभी को पढ़ लिख कर आनंद जरूर आ रहा होगा। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी नाम की एक ऐसी थियरी पढ़ने वाले हैं जिनसे सवाल आता ही आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको डीप डाउन हर एक बात डिटेल में पढ़नी है, सीखनी है, इसी क्लास में याद भी करनी है। अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमओटी को पढ़ाने में एक मिनिमम 2 डेज लगेंगे, मिनिमम 2 डेज लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि इत्मीनान से प्यार से सिखाना पड़ता है। ये कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है, क्योंकि यहां से सवाल आता ही आता है। मैं इस तरीके का आपको पढ़ा दूंगा कि आप जेईई एडवांस के अब तक आए हुए सारे सवाल को एकदम उखाड़ फेंकेंगे। और मैं आपको बता दूं, अच्छे सवाल होते हैं, मजा आता है इनको करने में, आनंद भी आएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। तो आप सभी का स्वागत है। शायद आपने चाय पानी नाश्ता कुछ कर लिया होगा, ठीक है। आओ रे मेरे प्यारे पढ़ लेते हैं, आओ मेरे प्यारे पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर वो जो कल पढ़ाया था ना वो हमको मजा नहीं आया। आपकी तबीयत खराब थी तो शायद आपने धीरे धीरे कम एनर्जी में पढ़ाया, बट मैंने बाद में लेक्चर देखा, यार एनर्जी तो ठीक ठाक थी। तब भी कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया एक क्विक रिवीजन देता हूं जितना मैंने वहां पर पढ़ाया था। आइए, इसका स्वागत है आप सभी का। ये जवाब आप यहां पे सबमिट करें। अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जानते हो ना, जोश जुनून से ही काम होता है, कोई बात नहीं। यहां पे देखें, BF4 माइनस में मैं पूछूं नंबर ऑफ पाई, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं और कोऑर्डिनेट कितने हैं। एक सिंपल तरीका सिखा देता हूं, सिंपल तरीका सीख लो। बोरॉन के आउटर सेल में देखो देखो देखो, सिंपल तरीका सिखाता हूं, क्या करो। बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, निस्संदेह ये बात सच है। और अगर 3 है तो 3 फ्लोरीन तो क्या बनाएगा, कोवलेंट बनाएगा। ज्यादा दिमाग खर्चा ही मत करो, ठीक है। बचा क्या, एक F माइनस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग BF3 प्लस F माइनस लिख सकते हैं। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका जवाब दें और मुझे प्यार से ध्यान से सुनते रहें। मैं चैट ऑफ करूंगा थोड़ी देर में, पहले इसका जवाब आप सबमिट कर लें डॉक्टर साहब लोग, ठीक है। पहले ये कर लें, फिर इसके बाद मैं ये सारी बातें चैट ऑफ करके समझा दूंगा, सब आ जाएगा भैया। हाँ, कम एनर्जी उस दिन रही होगी, आज नहीं रहेगी, ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या कहा, BF3 पहले बनाइए, बचा हुआ क्या है F माइनस, तो F माइनस से डोनेशन करवा दीजिए इनकी तरफ। क्यों डोनेट करवाया भाई, क्योंकि अगर BF3 की बात करो तो उसके पास अभी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर केवल BF3 की बात करूं तो यहां पर sp2 आएगा, तो इसलिए यहां पर p ऑर्बिटल खाली इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कुल मिलाकर के इस तरीके से बनाओगे तो क्या आएगा, एक यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा, एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, और यहां पर 3 जो है कोवलेंट आएगा, 3 जो है यहां पर कोवलेंट बॉन्ड आएगा, ठीक है। तुरंत निकल गया, वेरी गुड। अगला जवाब सुने, AlCl4 नेगेटिव। सेम तरीके से AlCl4 नेगेटिव को क्या लिखोगे, AlCl3 प्लस Cl माइनस। जवाब मिल चुका होगा। जैसे यहां एक F माइनस है तो एक कोऑर्डिनेट है, एक Cl माइनस है तो एक कोऑर्डिनेट है। अब यहां बताइए AlCl3 6 माइनस को कैसे लिखोगे, न्यूट्रल तो AlCl3 ही बनेगा। क्यों भाई, एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों शेयर करके क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड 3 बनाएंगे। बचा क्या है भैया, 3Cl माइनस। ये 3Cl माइनस कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो यहां पर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अगला सुने, NH4 प्लस को हम कैसे लिखते हैं, NH4 प्लस को हम लिख सकते हैं NH3 प्लस H प्लस। क्या लिखते हैं, NH3 प्लस H प्लस। बनाकर दिखा देता हूं। NH3 कैसा होता है, ऐसा दिखता है। NH3 कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। हमें क्या करना है, लोन पेयर को डोनेट करना है H प्लस को, तो यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। शायद ये बात एक क्विक रिवीजन के अंदर आपके पास आ चुकी है। चलिए जी, चैट ऑफ करूंगा, है ना। ये बात हमें रिवीजन करवानी है। क्या है रेजोनेंस, क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन के नाचने को रेजोनेंस कहते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन नाचता है तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों की कई बच्चों की कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे गरिमा यादव जी नाम लिखा हुआ है, तो गरिमा यादव जी को मान लीजिए डांस आता है, ठीक है, तो डांस ऐसे ही नहीं कर देती, कहीं भी घूम रही है डांस करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए, एक गाना चाहिए, तब गरिमा जी डांस करेंगी। मतलब कंडीशन होता है भैया, तो उस कंडीशन का नाम है कॉन्जुगेशन। अगर कहीं पर कॉन्जुगेशन होगा तभी पाई बॉन्ड नाचेगा।
तो कॉन्जुगेशन क्या है, मैं 5-6 टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, बट इनऑर्गेनिक वाला जो एक है वो सीख लीजिए क्या है। हम ऐसे लिख देते हैं X डबल बॉन्ड Y और यहां पर Z होगा और Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इनऑर्गेनिक वाला मैं खाली बता रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा जब भी रेजोनेंस करना है तो क्या करना है, देखो नेगेटिव चार्ज को दो एटम के बीच में लाना है, नेगेटिव चार्ज को दो एटम के बीच में लाना है और पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन उखाड़ करके X को दे देने। समझ रहे हो बेटा, ये पाई को उखाड़कर X को दे देने हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, हम कहीं भी देखो सिग्मा बॉन्ड को नहीं छेड़ रहे हैं, यहां हम पाई बना रहे हैं दो लोगों के बीच में, पहले से एक सिग्मा था, नया वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा और यहां का पाई बॉन्ड टूट रहा है। ओवरऑल कहानी कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन जब Y और Z के बीच में आएंगे तो एक पाई बॉन्ड इनके बीच में बनेगा और पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके X के ऊपर चले जाएंगे। तो इससे हमने क्या किया, इससे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया और अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां लाऊं और पाई उखाड़ कर दोबारा यहां ले जाऊं तो इससे मैं ये बना सकता हूं। इसीलिए डबल हेडेड एरो यहां पर देखने को मिलती है, डबल हेडेड एरो यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर 1 एंड 2 दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से इसको जाना जाता है। आई थिंक किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहीं पर सीख लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड, यहीं पर सीख लीजिए रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जब भी बनाएंगे तो सिग्मा को ध्यान रखना कि सिग्मा पर कोई असर नहीं आता, सिग्मा पर कोई असर नहीं आता। मैंने सिग्मा बॉन्ड पहले बना दिए, फिर मैंने कहा देखो मेरा पाई नाचने जाता है। कहां नाचता है भाई, पहले पाई बॉन्ड यहां था, अब पाई बॉन्ड यहां है, मतलब मेरे पास था तो एक ही पाई बॉन्ड, था तो एक ही पाई बॉन्ड, वो दो जगहों पर नाचता है, पहले यहां था अब यहां है। अब इसी चक्कर में मैं पूछूं यहां का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, चाहे तो फॉर्मूले से बताओ चाहे डायरेक्ट बताओ, क्या कहोगे, एक तो सिग्मा है, एक तो सिग्मा है और आधा पाई बॉन्ड। मास्टर आपको कैसे पता आधा पाई बॉन्ड है, अबे भैया नाचने की दो जगह थी, यहां और यहां, तो आधा पाई बॉन्ड यहां है, आधा पाई बॉन्ड यहां है, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा। इसी तरीके से यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1.5 आएगा। आई थिंक रेजोनेंस नाम की फिनोमिना को हमने एक बार ढंग से देखा। हमें सर एग्जाम्पल बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता है, आपकी मास्टरी कहां जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा। यहां देखिए कार्बोनेट में ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट अब तक बनाना सीख चुके हैं आप सभी लोग, है ना। कार्बोनेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्या यहां रेजोनेंस जैसी फिनोमिना है, कैसे पता करूं मास्टर, तो भैया ये कॉन्जुगेशन देखो, देखो ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z, है ना, ये X Y Z, ये X ये Y ये Z, Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Y डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है X के साथ। वेरी गुड, मींस दैट यहां रेजोनेंस की फिनोमिना होगी, ये यहां आएगा और पाई इलेक्ट्रॉन, पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेना। मैं आपको जो सिखाने चल रहा हूं वो डायरेक्ट आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बताऊंगा। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं सर, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का एक तरीका आपने सिखाया कि पहले आपको क्या करना है, सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को लगता हो कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो हाँ, पढ़ाने का मुझे पूरा हक है क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा खेल क्या है, पाई बॉन्ड हमने नहीं बनाए, सिर्फ सिग्मा सिग्मा बना लिए। वेरी गुड, अब क्या करना है, पाई क्या होता है, थोड़ी देर यहां रहता है, अब यहां बनाओगे तो यहां भी पाई रहता है, यहां भी पाई रहता है, यही पाई 3 जगहों पर नाचता है। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देखिए यहां पे आता है, यहां पे आता है और यहां पे आता है, मतलब एक ही पाई बॉन्ड 3 जगह पर जाता है, एक ही पाई बॉन्ड 3 जगहों पर नाचने जाता है, एक ही पाई बॉन्ड 3 जगहों पर नाचने जाता है। तो मैं यहां का बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा, क्या बताओगे, एक तो सिग्मा है मास्टर और 1/3 पाई बॉन्ड है, बिना झिझक बोलिए 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा। वेरी गुड, अब सुनिए, मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितने थे, 2, मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितने थे, 2, और यही 2 नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर नाचेंगे जब इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। चलो मान लो एक बना के मैं दिखा भी देता हूं, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। यहां पर देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर पाई बॉन्ड बना देगा और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएंगे, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस पर माइनस बनेगा। ठीक, पाई यहां भी है, यहां भी है, आप देखोगे यहां भी है। ओवरऑल कहानी सुनो, नेगेटिव यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, मतलब तीनों पर नेगेटिव चार्ज है। अगर तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, अरे सुनो रे, अगर तीनों पर नेगेटिव चार्ज,
क्या बोला मैंने, क्या बोला? अगर तीनों पर नेगेटिव चार्ज है तो मुझे क्या करना है? सुनो सुनो सुनो, तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, दो ही नेगेटिव चार्ज तीन जगह नाचता है। मेरे घर में 2 रोटी बनी है, खाने वाले 3 लोग हैं, एक के हिस्से कितना आएगा? अरे मास्टर -2/3 आएगा। अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना हमें भी आता है मैथ। अच्छा जी, -2/3। तो जो आप ये देख रहे हो ये सकल सूरत रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि यहां पर बताइए एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होगा? एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होगा? ऑन ऑक्सीजन कितना होगा? आप कहोगे मास्टर -2/3 होगा। कितना? -2/3। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर बॉन्ड ऑर्डर बताइए जैसा आपने पहले सिखाया था, तो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई क्या होता है? सिग्मा होता है। सुनिएगा ध्यान से, किसी भी एक स्ट्रक्चर को पकड़ लो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके एक स्ट्रक्चर को पकड़ करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या? कितने सिग्मा है भाई? 1 2 3, 3 सिग्मा है 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई डिवाइड बाई 3 निकाल लेना, 1.33 बॉन्ड ऑर्डर ही आएगा। अगली चीज सुनो, यहां पर भी बॉन्ड देखो किसके बीच में? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल 3, ध्यान दीजिएगा, ऑल 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर सेम, बॉन्ड्स आर सेम। पूरी बात मैंने रिवाइज करवा दी है, ठीक है? चलो 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 बता दो एक बार, मामला समझ में आया क्या? बोल बोल मेरे प्यारे, बोल बोल मेरे प्यारे। यहां पर देखेंगे PO4 3-, अब बनाएंगे हम PO4 3-। चलो बनाओ सब लोग, इसका तुरंत ही, सब लोग इसको तुरंत ही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। चलिए बताइए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा? मास्टर रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब होता है पहले आप सिग्मा बॉन्ड बनाइए। सही पकड़े? तो पहले सबके सिग्मा बॉन्ड बना लो। देखो पहले सबके सिग्मा बॉन्ड बना लो। सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, अरे सुन मेरे प्यारे, सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद अब ये देखो कि कहां कहां पाई बॉन्ड नाचता है। देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, XYZ XYZ XYZ, मतलब रेजोनेंस इधर भी होगा, रेजोनेंस इधर भी होगा और रेजोनेंस इधर भी होगा। मतलब पाई बॉन्ड यहां भी रहेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है मेरे प्यारे। सुन सुन मेरे प्यारे, क्या होगा? देखो पाई बॉन्ड नाच रहा है, पाई बॉन्ड नाच रहा है। कितने पाई बॉन्ड थे भाई? एक ही पाई बॉन्ड था, वही नाच रहा 4 जगह पर। एक ही पाई बॉन्ड 4 जगहों पर नाचेगा, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? पढ़ा लिखा आदमी चिल्ला कर बोलता है कि एक तो सिग्मा है मास्टर और 1/4 पाई बॉन्ड है, मतलब 1.25 यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा। अरे बोलना, बोलना भाई। वेरी गुड। अब सुनो, कितने नेगेटिव चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज। 3 नेगेटिव चार्ज को 4 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट करो। पढ़े लिखे लोग बात करो, 3 नेगेटिव चार्ज को 4 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो -3/4 आएगा। टोटल चार्ज है -3, तो क्या होगा? -3/4, -3/4। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो ये बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम है, तो ये कितनी होगी? ये भी x, ये भी x और ये भी लेंथ x होगी। तो 4 के चारों फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आ सकती। ठीक है, वेरी वेरी गुड बोला जाए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई थिंक सबको मजा आया होगा, आनंद आया होगा। ठीक, चलिए जी, यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो सीख ना पाओ। अगर आपको डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, यही निकाल लो। क्या होता है? सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। बताओ सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्मा 1 पाई डिवाइड बाई 4 निकाल लेना, यही आएगा 1.25 ही आएगा। बढ़िया रिवीजन हुआ, बढ़िया रिवीजन हुआ कि नहीं? मस्त मजा मक्खन हो रहा है क्या? चलिए, अगर ये यहां तक आया तो इनमें आपको क्या क्या बताना है? पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाना, कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। यहां से कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे, इधर से यहां से कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। मैं यहां से पढ़ाने चल रहा हूं, यहां से एकदम बढ़िया दिमाग में सेट हो जाएगा। आ जाओ मेरे प्यारे। ये क्या? ClO4-, क्या आप ये जानते हैं? क्या इनके स्ट्रक्चर आपने जीवन में बनाए हुए देखे हैं कभी? बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएं। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। पहला हमारा काम यही होता है। Cl है, O है और माइनस है। अब चलिए शुरू करते हैं भैया, ध्यान से देखना। कितना माइनस है? 1। यहां कितना माइनस है? 1। यहां कितना माइनस है? 1। बाकी क्या करना होता है आपको पता है। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर? जहां पे
जहां पे नेगेटिव नहीं है वहां डबल बॉन्ड, क्या करो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। अच्छा जी, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखोगे तो एक आपको लोन पेयर दिखाई देगा, यहां पर आप देखोगे तो आपको 2 लोन पेयर दिखाई देगा। पहले तो स्ट्रक्चर आना चाहिए। यहां देखोगे तो आपको 3 लोन पेयर दिखाई देगा। कोई रॉकेट साइंस की बात तो नहीं करी? अरे बोलना, बोलना प्यारे। वेरी गुड। क्या यहां रेजोनेंस होगा? आओ देखते हैं। देखो यहां पे देखना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स, देखो एक्स वाई जेड, वही जो पीछे पढ़ा है एक्स वाई जेड। यस, रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो कैसे कराओगे? नेगेटिव चार्ज को मान लो यहां लाते हो, एक पाई को तोड़ दोगे, इस तरीके से रेजोनेंस बनाएगा। यहां बनाओगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहां के थ्रू बनेगा, फिर यहां के थ्रू बनेगा। सेम कहानी, नेगेटिव चार्ज को आप यहां लाओगे, पाई बॉन्ड को आप तोड़ दोगे, तो पहले इसको तोड़ दो, दोबारा बाद में इस वाले को तोड़ लेना। ये नेगेटिव चार्ज को यहां लाओगे, पाई ऐसे टूट जाएगा, है ना। यहां तो है नहीं, यहां तो सिंपल रहने देते हैं। अरे बोलना, अरे बोलना प्यारे, मामला समझ में आ रहा है ना। चलो अब मुझे बताओ सिंपल, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा। सब लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे कॉपी में, कॉपी में बनाओ भाई, कॉपी में सब लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, जितने भी लोग हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। अभी इससे देखना तुम बहुत सारी चीज निकाल लोगे, सीख जाओगे। केवल जो अभी सिखा रहा हूं सीखते रहो। अरे ऐसा कभी हुआ है कि मैं पढ़ाऊं और समझना है जी, है ना। सर आप अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे भैया हम इसी से तो परेशान है तुम्हारे बैच में। कौनो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा है, भगवान करे भैया तेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छा होगा, खुशी होगी मुझे। चलो यहां देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आएगा, देखना ध्यान से। हुआ क्या, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और बाकी जगह तो पाई बॉन्ड था ही, बाकी जगह तो पाई बॉन्ड था ही, बाकी जगह तो पाई बॉन्ड था ही। अच्छा यहां पर बताओ, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, यहां पर क्या है, 2 लोन पेयर होगा, यहां पर क्या होगा, चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए। यस, बोल बोल मेरे प्यारे, मजा आ रही है, मजा आ रहा होगा। ओके, अब देखो एक ही नेगेटिव चार्ज 4 जगहों पर नाचता है, एक नेगेटिव चार्ज अगर 4 जगहों पर नाचता है तो -1/4 लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, -1/4 लिखने में। एक ही नेगेटिव चार्ज अगर 3 जगहों पर नाचता है तो -1/3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को। क्या बात है मास्टर, क्या बात है। एक ही नेगेटिव चार्ज 2 जगहों पर नाचता है तो -1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, होना भी नहीं चाहिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या सबको? ये खुद से निकाल लोगे, निकाल लेना चाहिए, है ना। चलिए जी चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बताइए इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। स्टेबिलिटी में पूछूं, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं स्टेबिलिटी। आप मन में सवाल आता है कि मास्टर आपने स्टेबिलिटी तो पढ़ा ही नहीं। अरे बता रहा हूं सुनो, वैसे हल्की सी बात हुई है अपने बीच में कि जब भी फॉर्मल चार्ज कम होता है तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है, जहां रेजोनेंस ज्यादा होता है वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है। या कहो फॉर्मल चार्ज जो हो वो जितना कम रखोगे स्टेबिलिटी वहां उतनी ज्यादा आएगी। चलो बताओ मेरे प्यारे, बोल बोल मेरे प्यारे, क्या आएगा? मैंने क्या कहा, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन तब ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन तब ज्यादा होगी जब फॉर्मल चार्ज बहुत कम होगा, जब फॉर्मल चार्ज बहुत कम होगा। चलो बताओ कहां पर फॉर्मल चार्ज कम है और कहां पर ज्यादा है। चलिए जी चलिए, खुद से बताइए क्या लगता है कौन ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है जो मैंने ऑर्डर बताया, तो आपको शायद आ चुका होगा। यहां रेजोनेंस भी सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि देखो 4-4 बॉन्ड पर हो रहा है, यहां 3 पर हो रहा है, यहां 2 पर हो रहा है, तो आपको समझ में ही आ गया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो चार्ज यहां सबसे कम है, -1/4, -1/3, -1/2, -1। ये बहुत रिएक्टिव है क्योंकि चार्ज यहां ज्यादा है। वेरी गुड, जो रिएक्टिव है वो स्टेबल कम होता है। क्या बात है मास्टर, क्या बात है, पूरी बात समझ में आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहां पे मुझे लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आने वाली। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर यहां का खुद बताओ। चलो बताओ, सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा से बताइए।
चलो सब लोग बताओ, ये काम सबको करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। कौन बताएगा भाई? सबका बॉन्ड ऑर्डर कौन कैलकुलेट करके बताएगा? अभी यहां 1 लिख दो। चलो जी देखते हैं कितने सिग्मा है भाई। यही देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा है टोटल। देखोगे 3 पाई है डिवाइड बाई 4, 7/4 है ना। ये भी शायद हुआ था क्या आपके क्लास में? यहां पे बताओ क्या है? 1 2 3, 3 तो यहां पर क्या हो गए? देखो 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई, तो यहां पर 2 लिख करके 2 लिख दिया जाए। अब ये बताओ यहां पे क्या है? 1 2, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 1 पाई, यहां पर तो एक ही आएगा। चलो बॉन्ड ऑर्डर, पेपर में पता क्या आता है? पेपर में पूछेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? कौन बताएगा कहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? चलिए बताइए कहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? अरे बोलना, कहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? ये कितना आएगा बोलो? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? बोल बोल मेरे प्यारे। 2 वाला रॉन्ग है, एक बार देख लेते हैं भाई। रुको, 3 सिग्मा है क्या? 1 2 3, 3 सिग्मा है पाई 2। अच्छा डिवाइड बाई 3, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ठीक है, बताओ बताओ कितना आएगा? डिवाइड बाई 3 है ये। ठीक है, कर लेना अपने घर पे, ये चीजें निकल जाएंगी। ठीक, ओके। अब एक बात बताओ, कभी तुमने ये पढ़ा है क्या? कभी तुमने एक शब्द सुना है कि जैसे देखो HClO4 है, ये कौन है? एक एसिड है, इसको कहते हैं एसिड। एसिड क्या करता है? अपने अंदर से H+ निकालता है, तभी तो उसको एसिड कहते हैं, अदरवाइज वो एसिड कहलाने योग्य ही नहीं है जी, है ना। तो एसिड का काम है अपने अंदर से H+ निकालना। अगर H+ निकालेगा तो बचे वाले पर माइनस लगा दो, ClO4 माइनस। तो ClO4 माइनस को पता क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, बस मैं हिंट दे रहा हूं। इस एनायन का नाम है कॉन्जुगेट बेस। क्या? इस एनायन का नाम होता है कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। अगर ये स्टेबल हुआ, अगर ये स्टेबल हुआ भैया, वो H+ देने के बाद बहुत खुश है, अरे ले जाओ H+, यार मुझे तो H+ से कोई लगाव नहीं है, मैं एज ए एनायन बहुत स्टेबल फील करता हूं। एज ए एनायन मैं बहुत स्टेबल फील करता हूं। अगर मैं स्टेबल हूं तो भैया जी मैं दोबारा H+ से जुड़कर इक्विलिब्रियम को इधर नहीं लेकर आऊंगा। उस कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेबल है, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, आगे जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ खूब सारा बढ़ेगा, है ना। तो जो एसिड ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H+ देता है, उसको हम लोग कहते हैं कि तुम भैया ज्यादा एसिडिक हो। तुम कौन हो? ज्यादा एसिडिक हो। बस यही देख लो, यही लाइन यहां पर पूछी जा रही है कि बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक कौन है? तो क्या करना होता है, ये ऑर्गेनिक में दोबारा पढ़ाया जाएगा, बट मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि जो एसिडिटी होती है या एसिडिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी एसिड का, मैं लिख दूंगा, नोट कर लीजिए आप, लिख दूंगा, मैं हर एक लाइन लिख दूंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन सा एसिड ऐसा है जो सबसे ज्यादा H+ देगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे ये एसिड ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसका जो एनायन वाला पार्ट है कॉन्जुगेट बेस, वो बहुत स्टेबल है, वो बहुत स्टेबल है। बोलना प्यारे, बोलना प्यारे, मामला ठीक है? मामला ठीक है? एकदम क्लियर है? वेरी वेरी गुड। चलिए जी चलिए, जिन लोगों को पेज नंबर चाहिए मैं बता रहा हूं, तब तक ये नोट करो, यहां तक की बात नोट करो। चलो चलो सब लोग, जहां रेजोनेंस पढ़ाया है वहीं पे है। ये पेज नंबर 87 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 87 पर ये कहानी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, आई थिंक सबको मजा आया, आनंद आया, एक अच्छा रिवीजन भी हो गया और कॉन्सेप्ट भी बूस्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जी, आई थिंक मजा आया। इस क्वेश्चन को करिए। PO4 3 माइनस एनायन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। ये हमने शायद कर लिया था क्या, बताओ? नहीं किया तो अभी PO4 3 माइनस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाल कर बताया था। बताइए PO4 3 माइनस पे क्या होगा? आप निकाल के चेक करोगे,
ये आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन और इसका ये बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इस पर टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि PO4 3- मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसका सारा खेल मैंने बता दिया है। अगला ये सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO। चलो बताओ, 45 सेकंड लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो चलो करो भैया, तभी तो पता चलेगा क्या कर रहे हो तुम। शुरू के आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा सा, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होना जरूरी है। आपको लगना चाहिए ना भाई पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, टिक रहा है दिमाग में। ठीक है, चलो मेरे प्यारे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4-, बताइए ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पर आएगा? बोलो 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 बोलो, मामला ठीक लग रहा है क्या? सही है, निकाल के चेक कर लेना भाई। अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है इन सब चीजों पर। तो 2-3 सवाल आते हैं, एक पूछता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा पूछता है स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फिर पूछ सकता है फॉर्मल चार्ज का क्या ऑर्डर होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सब निकलवा दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यही 3 सवालों में से आएगा। क्लियर है? बोल मेरे प्यारे, क्या आएगा? ए आएगा, मार्क कर दूं? सब लोग ए कर रहे हो भाई, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया, वेरी वेरी गुड। चलो भैया, वेरी वेरी गुड हो गया। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को टैकल करो। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां देखने को मिलेगा? 45 सेकंड लीजिए, इससे ज्यादा लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं हिंट भी देता रहूंगा। हाईएस्ट इन्होंने पूछा बॉन्ड ऑर्डर, तो CO में क्या होता है याद आ रहा है? CO को हमने जो नॉर्मली अभी तक पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है, तो मतलब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि अब यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना इन्वॉल्व हो रही है। जब भी रेजोनेंस की फिनोमिना इन्वॉल्व होगी तब आप रेजोनेंस वाले फॉर्मूले से निकालना बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस वाले फॉर्मूले से इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। सिग्मा कितने? 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा जी। तो 4/3 कितना होगा? 1.33 होगा। अच्छा जी, CO2 देखो, CO2 देखो, ध्यान से देखेंगे, गलत दे रहे हैं सारे, पता नहीं कहां दिमाग रख के आए हैं। दिमाग बेचना बंद कर दो भाई। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है CO2, ये C3O2 में क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है कार्बन ऑक्सीजन का ही पूछा होगा वो, क्योंकि हर जगह कार्बन ऑक्सीजन का ही बॉन्ड है। तो यहां पर भी क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहां पर देखो, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो 2 2 और यहां पर 1.3। तो सबसे ज्यादा किसका आया? CO का आया, ए वाले का। ए वाले का सबसे ज्यादा आएगा। मुझे पता है कई फर्जी लोग उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। बेटा भांग पीना छोड़ दो, बता रहा हूं। 20%, बाप रे बाप, शर्म लिहाज ना आवे तुमको। ए दादाई क्या कर रहे हो? पहले चैट में लिखो कि सर गलती हुई है। अबे अंधे हो गया? कॉपी में लिखो। चलो इसको कॉपी में नोट करो, सब लोग कॉपी में इसको नोट करो, जितने भी लोग हैं कॉपी में प्लीज इसको नोट करें। यहां लिखा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। सारे तुक्केबाज आ गए भैया आज क्लास में, सारे तुक्केबाज बैठे हैं जी, ब्लंडर ओपी चल रहा है। छी छी रे नोनी छी, छी छी रे नोनी छी। नोट करो, कॉपी में होना चाहिए ये क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, पहले लिखिए फिर नोटेड बताइए कि नोट हो चुका है। ये कॉपी में लिखिए, ये आपकी बुक में भी नहीं है तो ये नोट कर लेना, ठीक है? ओके ओके, चलो गलती हुई सुधारो, इसको लिखो, करो 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 करो। हमारे बच्चों को 4/3 करना नहीं आता है। 4/3 वो बेचारे 4 समझ गए उसको। बताओ, कॉपी में प्लीज एंड प्लीज इसको नोट करें, और नोट होने के बाद बताइए नोटेड है मास्टर, आगे बढ़ो। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी आज के टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। इससे हर साल पेपर में क्वेश्चन आए हैं, फ्यूचर में भी जरूर आएंगे, इसलिए सावधानी से इस पूरे टॉपिक को सुनना, पढ़ना, देखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, मस्त मजा मक्खन हो जाएगा। आपको बस ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आना चाहिए। नोटेड है?
वेरी वेरी गुड, बहुत टाइम दे दिया गया। हेडिंग डालिए नीड ऑफ न्यू थियरी दैट इज एमओटी। नीड ऑफ न्यू थियरी दैट इज एमओटी। कोई भी एमओटी नहीं बोलेगा, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। पेज नंबर 105 पर यह कहानी आपको मिलेगी अपनी बुक में, ठीक है। चलिए नीड ऑफ न्यू थियरी एमओटी पर बातचीत करते हैं। हम बात करेंगे O2 पर, ठीक है। देखते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी आखिरकार एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पहले क्या था, वीबीटी था। तो ये क्या है, ये डायटोमिक है। तो डायटोमिक में कोई हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो लगाएंगे नहीं हम क्या लगाएंगे, डायटोमिक में सिंपल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू समझाते हैं। समझा रहा हूं मैं आपको, बताता हूं कैसे, देखना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जैसे मैंने एक ऑक्सीजन लिया और एक ये रहा दूसरा ऑक्सीजन लिया, मैं आपसे पूछूं कि इसके पास कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आप कहेंगे इसके पास 2s है और इसके पास क्या है, 2p है। 2s और 2p, इनके पास भी सेम गेम है भैया, 2s है और इनके पास भी भैया जी 2p है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे। अच्छा जी, इनके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और आपको पता होगा कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, 4। ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, 2p में कितना है, 4। यहां पे बताओ कितना हो जाएगा। सेम तरीके से ये उल्टा और बस बना दो, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है इनके बीच में, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, O2 अब तक आपने कैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है ना। आपने कहा एक सिग्मा बनता है एक पाई बनता है, यही तो कहते हो, सिग्मा और पाई। आओ दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, सिग्मा। तो ये वाला क्या बनेगा, ये वाला p ऑर्बिटल आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा वाले में क्या होगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगा, एक्सिस पर ओवरलैप होगा। और पाई वाले में क्या करना है, हमें p ऑर्बिटल्स को कोलैटरल करना है। कोलैटरल मतलब ऐसे परपेंडिकुलर ओवरलैप करना है, तब सिग्मा और पाई बन जाएगा। अब बताइए जब बॉन्ड बन गए, ध्यान सुनना, जब ये सारे बॉन्ड बन गए तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है, बताओ। देखो ऑक्सीजन के पास यहां पे क्या आपको दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है लोन पेयर के रूप में, लेकिन ये भी तो पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन है इस वाले पर, लेकिन ये भी पेयर के रूप में है। वेरी गुड। अब सुनो, एक ऑक्सीजन इसका और एक इसका आपस में क्या कर रहा है भैया, आपस में ये लोग पाई बना रहे हैं, एक सिग्मा एक पाई, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखेंगे। तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 is a diamagnetic मॉलिक्यूल। क्या, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। O2 इज अ डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। O2 क्या है, एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बता रहे हैं कि ये मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता, क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट रियलिटी एकदम ही उल्टा है। आइए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये हमारे पास N और S, मैं आपसे पूछता हूं NS कहां सुना हुआ है, ये क्या समझाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। वीबीटी ने जो बताया मैंने लिख दिया, अब मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं धज्जियां उड़ाऊंगा वीबीटी की, ताकि मैं एमओटी को इंट्रोडक्शन में लेके आ पाऊं। ध्यान से सुनिएगा। ये जिस बच्चे को नहीं आ रहा, विश्वास मानो बहुत गंदा पढ़ रहे हो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने साथ मजाक कर रहे हो, और विशुद्ध रूप से मजाक कर रहे हो अगर तुम्हें यह समझ में नहीं आता है। यह सबसे बेसिक चीज है। हमने आपको N2 बता दिया था और कहा था O2 घर से बनाकर लाना, वही चीज मैंने यहां पर बताई है। यह विशुद्ध रूप से एक घटिया मजाक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया है, भरोसा मानो मेरा, ठीक है। हवाबाजी नहीं, इसीलिए कहता हूं हवाबाज मत बनिए, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, मैग्नेट्स के ही हैं पोल्स, ये मैग्नेट के पोल्स हैं, तो इनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रखी होगी। अगर मान लो मेरा O2 क्या है, मान लीजिए मैंने इसमें O2 भर दिया, क्या हुआ भैया, ध्यान से सुनिएगा। हमने इसमें O2 लिक्विड डाला, ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे। O2 लिक्विड को मैंने क्या किया,
ऐसे बढ़िया एकदम शानदार मैग्नेट के बीच में लिक्विड हमने जब गिराया तो हमने ये देखा कि वो लिक्विड सीधा धार बनकर निकल नहीं रही, सीधा नहीं गिर रही स्ट्रीम बन के, बल्कि वो गिरती है तो N और S में थोड़ी देर ठहरती है, फिर नीचे गिरती है। भार की वजह से तो गिरेगी यार, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर अच्छा लगा दोगे ना तो ये सारा लिक्विड इन दोनों के बीच में एकदम नाचता है, घन 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 करके, ऐसे ऐसे, ठीक है जी, इकट्ठा होकर के वाइब्रेशन ऐसे से होता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट में दिखता है बाकायदे, ये एक्सपेरिमेंट में दिखता है बाकायदे, ठीक है जी। ओके ओके ओके, तो मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या था N और S, और मैंने इसमें डाला O2 लिक्विड, और हमने देखा यार वो लिक्विड इनके बीच में रुक रहा है। इसका मतलब हमारा O2 कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है, पक्का इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होते तो वो मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करते, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होते। तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि O2 इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। और एक्सपेरिमेंट ही जीवन का सच है, ये तो कहानियां हैं, थियरीज कहानियां हैं। इसका मतलब वीबीटी को एक बार और लात पड़ी जब एमओटी का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर यहां से पता चला कि लगता है मुझे एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो ये एक्सप्लेन करेगा, आगे चल के मैं बताऊंगा, और वो एक्सप्लेन कर देगा कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चल के पता चल जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब आप कहते हो कि यार इसका मतलब एमओटी O2 को सही एक्सप्लेन कर पा रही है। आई थिंक यहां तक की बात में किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ओके। अब तुम्हें ये नहीं बनाना है, तुम्हें खाली ये लिखना है एक्सपेरिमेंटली क्या है, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। जबकि यहां देखो, यहां लग रहा है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, ये आपस में पेयर्ड, ये आपस में पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन मुझे पेयर्ड नजर आए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। बट अब जरूरत पड़ती है यहां पर, ठीक है ओके ओके, समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई क्या? बोल बोल मेरे प्यारे, एक बार चैटिया दो भैया कि बात समझ में आ गई है मास्टर, चैटिया दो भैया, चैटिया दो, एकदम जोश लगा के चैटिया दो मास्टर। अब एमओटी ओपी आएगा भाई, और आवाज बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकता बट हाँ थोड़ी सी बढ़ा दी है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आती है बात यहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और मैं बताना चाहूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इवन वीबीटी भी क्या था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हैं। क्यों? क्योंकि हम देखो, चाहे वीबीटी हो चाहे एमओटी हो, हम इन दोनों में ना ऑर्बिटल पर बात करते हैं, ऑर्बिटल पर बात करते हैं। ऑर्बिटल जो है वो साई स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की जगहें है ना, जहां मैक्सिमम है, उन्हीं को अगर डॉट डॉट करके बना दो तो जो शेप आता है उन्हीं को ऑर्बिटल कह देते हैं, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उन्हीं जगह को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो ऑर्बिटल होता है साई स्क्वायर। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा हर ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है, हर ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा साई 1s, ऐसे साई 2s, साई 2p, ऐसा करके पक्का पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है। तो हम कहते हैं वीबीटी एंड एमओटी ये दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटल की बातें करते हैं, और जहां कहीं ऑर्बिटल की बातचीत है वो क्वांटम मैकेनिकल थियरीज हो जाएंगी। आई थिंक इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल मेरे प्यारे, ठीक है ओके। तो आई थिंक आपको यहां तक में दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ में आएगा। ये बताइए कितने लोगों को ये पता है ये क्या होता है, बताइए कितने लोगों को ये पता है कि भैया ऑर्बिटल को हम साई स्क्वायर से लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि हम अपन याद करो तो अगर थोड़ा पढ़ा हो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज दिखाई देती हैं उन स्पेस को, उसी स्पेस का नाम ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम उसको साई स्क्वायर लिख दे रहे हैं। तो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑर्बिटल है। साई का वैसे कोई ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उस पर चीजें अप्लाई करके ऑर्बिटल की एनर्जी, एम्पलीट्यूड, ये सब पर बातचीत होती है, मतलब निकाली जाती है। थोड़ा सा पढ़ा होना जरूरी है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, दिल पर मत लीजिए। आइए शुरू से सिखाते हैं, एकदम शून्य से सिखाते हैं, शून्य से। चलिए अब पढ़ते हैं यहां पे
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हेडिंग डाल लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हेडिंग डाल लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, उसका वेव फंक्शन साई ए है। एक काम करते हैं, उसका वेव फंक्शन क्या है, साई ए है। और वेव में हम प्लस और माइनस बनाते हैं, फिजिक्स वाला वेव, हाँ वही है, कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, है ना। उसको हम वेव को लिख देंगे साई बी, ये प्लस एंड माइनस है, ये इनके एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन मैंने दो ले लिए। आप ऐसे समझो, मेरे पास दो एटम है, दो एटम है ए और बी, दो एटम है मेरे पास ए और बी। ए से रिलेटेड एक वेव फंक्शन है और बी से रिलेटेड एक वेव फंक्शन है। इनका ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की बात है भाई, पहले सुन लो बाद में करना, पहले सुन लो बाद में इसको लिखना होना, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या होता है कि एक तरीका ये है कि भैया जी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, दोबारा सुनिएगा, ये क्या था, ये किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। शब्दों को सीखो धीरे धीरे, अभी सेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, मेरे पास कोई एटम ए है, उस एटम ए का वेव फंक्शन साई ए है और उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास एक एटम बी है, उसका वेव फंक्शन साई बी है, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। क्या, दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। और जब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो क्या होता है, इनके एम्पलीट्यूड जुड़कर बड़ा एम्पलीट्यूड और ये वाले एम्पलीट्यूड जुड़कर ये बड़े एम्पलीट्यूड बन जाते हैं। और इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मेरे शब्द सुनना, ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शंस को मैं कंस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेरेंस कराऊं उनका, तो उनके इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको लिखा जाता है साई ए प्लस साई बी। तो जो प्लस है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको प्लस मिलता है। गुड। फिर कहते हैं ऐसा नहीं है कि केवल प्लस ही मिलेगा, अब वो कहते हैं कि भैया जी ये वेव फंक्शन साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये वेव फंक्शन साथ साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करते हैं। तो अगर ये मान लो एम्पलीट्यूड बराबर हुए ना, तो यहां केवल एक लाइन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और इस पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं बना सकते क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही माइनस हो जाएगा। तो सीधी एक लाइन बनाते हैं। और यहां हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, वो होगा ए माइनस बी। क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ध्यान देना, माइनस बी को ही मैंने ऐसा लिखा है, नहीं तो बी तो ऐसा था ना, तो माइनस बी का मतलब एम्पलीट्यूड बस उलट दिया है, तो उसको लिखने का तरीका हो गया ये माइनस ए बी को, सॉरी माइनस साई बी को लिखने का तरीका हो गया। वेरी गुड। तो यहां पर सीधी लाइन बनी। हमने क्यों कहा, क्योंकि ये मान लो प्लस ए है, तो ये कितना है, माइनस ए। ओवरऑल जब इंटरफेयर करेंगे जीरो हो जाएगी। तो ये हमने कहा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तब आपको माइनस लिखना है, कंस्ट्रक्टिव में पॉजिटिव लिखना। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहता है कि दो एटम के जो वेव फंक्शंस हैं वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके के इंटरफेरेंस शो करते हैं। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है। और पता है हम लोग एमओटी में केवल ये वाली बात पढ़ते थे, सॉरी वीबीटी केवल ये कहता था कि भैया ये दो लोगों को ओवरलैप करा दो, बॉन्ड बन जाएगा, यही कहता था ना, बोलो यही कहता था कि नहीं कहता था, खाली कहता था बॉन्ड बनाने पे, कभी उसने इस पर बात नहीं करी। जबकि तुम भी जानते हो अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो एमओटी इसलिए ज्यादा रेलेवेंट बन पाया है क्योंकि वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आ पाया साथ में। क्लियर है, कोई बात नहीं, इतना दिल पे नहीं लेना, नोट करो पहले, यहां तक नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। अब मैं वो बात करूंगा जो आप आज तक आपने पढ़ा है, इसी को आपने पढ़ा होगा
साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने पढ़ा होगा, जब पॉजिटिव होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं, और जब माइनस होता है तो इसके लिए लिखा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या? बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिख देता हूं मैं, नोट कर लेना इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नोट कर लो सब लोग। एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसको कोई रॉकेट साइंस मत समझने लग जाना, है कुछ नहीं। बच्चे ना ये साई वाई देख के डर जाते हैं। अबे साई कुछ होता थोड़ी है, इतना कठिन बात की नहीं समझ पाते हो तुम यार। साई ना वेव फंक्शन है। साई क्या है? वेव फंक्शन है। ये बात थोड़ी सी आपने कहां पे पढ़ी है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, थोड़ी क्या वहीं डिटेल में पढ़ी है। उसकी हल्की सी बात मुझे लेनी है, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है यहां पे। ठीक है, चलो जी आओ आओ अगला देखते हैं। अब एक तरीका अपनाया, चलो पहले हेडिंग डालो एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग हेडिंग डालिए, एसएस ओवरलैपिंग। ये जो पढ़ाने वाला हूं यहां दिमाग खुलेगा थोड़ा सा। हाँ लैंग्वेज लिखवाऊंगा शिवांशु, सब कराऊंगा भैया, अपन इधर ही खड़े हैं। पूरा पूरा लैंग्वेज लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, पहले समझा दूं। समझना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अभी तो मैं इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा अगले दिन। आज तो मैं खाली समझाऊंगा, कल मैं इसकी एनसीईआरटी की लाइन लाइन पढ़ाऊंगा, ताकि आप हर लाइन से वाकिफ हो, आपके अंदर डर ना हो। ठीक है, चलिए एसएस ओवरलैपिंग प्लीज हेडिंग डाल लीजिए। डाल दिया। मैं थोड़ा चाय बोल दूं क्या? आजकल तो भाई साहब बोला ही नहीं जा रहा है। चाय बोल दूं? थोड़ा टाइम देना। हेडिंग डालो एसएस ओवरलैपिंग, और ये बनाओ। चलो, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा बनाओ सब लोग। चलो रे, चलो चलो नोट करो नोट करो। अब देखो ये वाला खेलना बड़ा प्यारा लगेगा, तुम लोगों को खुद मजा आएगा। तुम लोगों को खुद मजा आएगा, एकदम मजा मक्खन कर दूंगा कॉन्सेप्ट सिखा सिखा के। आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे प्यारे, आ जा आ जा आ जा। भाग क्या भाग क्या? अच्छा, कोई अगर ये समझ रहा हो कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, देखो मैं तुम्हें एक चीज सत्य बताता हूं। जब तक मैं तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं भर सकता कि मैं तेरे को पढ़ाने योग्य हूं, तब तक आप में से ना, जैसे मान लो 50,000 बच्चे मान लो मुझसे पढ़ते हैं, मान लो 50,000 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, तो अगर मान लो 10 बच्चे के मन में ये सवाल आ गया गलती से कि पता नहीं है मास्टर सिखा पाएगा कि नहीं, जैसे किसी भी टीचर के लिए, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी टीचर को ना, किसी भी टीचर को लेकर आप अपने अंदर शक पैदा करते हो, उसी समय से आप ये समझ जाओ कि आपको समझ में आना कम हो जाएगा। ये मैंने करके लाइफ में देखा हुआ है भाई। जिस टीचर को हमें बहुत पसंद आते हैं, उनका तो हम बेमन भी पढ़ जाते थे, घंटों पढ़ाए तब भी पढ़ लेते थे। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट करता हूं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। बाकी बड़ाई करके क्या करेंगे? सच तो ये है कि अड़ाई बड़ाई तुम ही करते हो भाई, तुम करते हो, तुम ही ले जाते हो आसमान पे। और अपने से करके क्या होगा? मेरे से करना तो तुझे ही पड़ता है, तभी मजा भी आता है। देखो सही बात तो ये, झूठ क्यों बोले। हाँ, अब एक बात समझो कि मान लो मेरे पास ये एक, ध्यान सुनना, लफ्जों का खेल है और उसका जादूगर बनना पड़ेगा, तभी मजा मस्त मक्खन कर देंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। मेरे पास ये एक एस ऑर्बिटल है। क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल है? बोलो, ये एस क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या मैंने सही लाइन बोली है? ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। अच्छा, अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी तक जो पढ़ा था उस पर सोचते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिलजुल कर प्लस और प्लस मान लो फेज है, तो ओवरऑल क्या होगा? ये प्लस फेज बन जाएगा, और हम ये कहेंगे देखो भैया यहां पे हुई है ओवरलैपिंग। ये देखो ये देखो, ये हुई है ओवरलैपिंग। ठीक है, ओके। तो एक कॉन्सेप्ट बनाएगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसका क्या नाम है। अभी जैसा तुमने पढ़ा है उसी पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप वही रख दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे होके जाना। ठीक है भाई, यहां पे देखना। अब ये पूरा क्या है? प्लस फेज है, पूरा प्लस फेज है। इसको हम लोग क्या कहेंगे?
एटम और एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मॉलिक्यूलर क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप क्या कहोगे बताओ। अगर मैं पूछूं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या एंटी बॉन्डिंग, बताओ बताओ बताओ, चलो रे बताओ, बोल मेरे प्यारे। गलम गलम चाय आ गई भाई, गलम गलम चाय, बताओ बताओ। अरे पगलों, एमओ तो वो है ही है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। सही पकड़े हैं, यहां पर हम कहेंगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ऐसी बात ना आपने पहले पढ़ रखी थी, तो इजीली आपको समझ में भी ये आ गया कि यार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको कहा जा सकता है। आइए अब दिमाग लगाने का बारी आ गई है, चैट ऑफ, दिमाग लगेगा एकदम भारी भारी। आओ आओ सिखाते हैं, इधर देखो। क्या मैं क्या मैं किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखते वक्त ये लिख सकता हूं, ये साई ए स्क्वायर है? क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर मैंने नाम इसका ए रखा है, उसका नाम मैंने बी रखा, ए एटम एंड बी एटम, हालांकि दोनों के पास एस और एस ही है, बट अगर मैं ए बी रख दूंगा तो समझना आसान हो जाएगा। हालांकि सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही सेम है, बट एक का नाम मैं ए रख देता हूं, एक का नाम बी। तो इस ए एटम का जो वेव फंक्शन है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं ना, तो वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में बताया, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटीज की जगह है ना, वो अगर बताना है तो साई स्क्वायर से बताया जाता है। वेरी गुड, इसका मतलब किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं साई स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं साई स्क्वायर लिख सकता हूं। ए वाले को साई ए स्क्वायर, बी वाले को साई बी स्क्वायर कहूंगा। तो एक बात बताइए, इसको मैं क्या कहूंगा, चलो बताओ। इसको मैं कहूंगा कि भैया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो उसका स्क्वायर कहूंगा। इसको क्या कहूंगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड, वो कितनों के बराबर होगा बताओ, वो कितने के बराबर होगा, बता सकते हो? कितने के बराबर होगा भैया, प्लस कर दो, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर होगा। अब बताइए, अगर मैं इसको ओपन कर दूं कैसे लिखूंगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी, 2 साई ए इंटू साई बी। एक बार देखो, ये बात में कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब सुनो, हुआ क्या है पता है, ये मैथमेटिकल टर्म क्या बताता है, ये बताता है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले था, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का स्पेस पहले था, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले था, वो तो देखो है, उसमें दिक्कत नहीं। पहले कितना था, ये साई स्क्वायर था, ये साई बी स्क्वायर, ये साई ए स्क्वायर था, ये साई बी स्क्वायर था। पहले दो एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, वो तो यहां भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आता है। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, क्या आता है, एक्स्ट्रा, EXTRA, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर डेंसिटी कैसे हुआ, मैं बताऊंगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और आई कहां से बताओ, इसका क्या सेंस बनता है, ए, देखो क्या लिखा है, ए इंटू बी। अब मैं आपको बता दूं, देखो साई ए वेव फंक्शन है, लेकिन साई ए इंटू साई बी, दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बताता है। अरे पगले, साई स्क्वायर क्या होता है, साई इंटू साई नहीं होता, बताओ ये होता है कि नहीं होता है? तो बस उसी तरीके से देखने का नजरिया है कि साई ए इंटू साई बी, लेकिन यहां नजरिया यह है कि यहां वेव फंक्शंस का जो मल्टीप्लीकेशन, उसमें से एक ए है और एक बी। इसका मतलब बताऊं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ए एंड बी देखो दोनों मौजूद है ना, तो उसका मल्टीप्लीकेशन अपने आप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है। दोबारा बताता हूं, साई का स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे साई ए स्क्वायर, यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्क्वायर हमने कहा इसको रिप्रेजेंट करता है होल को, पूरे को। अब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, भैया ये एक्स्ट्रा कहां से आया, ये पार्ट तो यहां दिख रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कहां से आया, ये एक्स्ट्रा आया दोनों न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो जो रियल बात है ना, वो ये है कि जो हमारा 2 साई ए इंटू साई बी है, वो कुछ और नहीं बल्कि
इसको कहते हैं ओवरलैप इंटीग्रल। जानना नहीं है, बस एक शब्द बता रहा हूं। ओवरलैप इंटीग्रल का मतलब होता है जहां ओवरलैपिंग के थ्रू क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आता है। अब सर ये एक्स्ट्रा चीज बताती क्या है? मतलब इतना मैथ वैथ पढ़ा रहे हो, मुझे तो मैथ नहीं सीखना है ना, हमें जो सीखना है आपके सिलेबस के हिसाब से सिखाना है। हमें यह सिखाना है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब यह है, इस टर्म का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दो। और मैं आपको बता दूं, जब दो न्यूक्लियाई के बीच में आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाते हो ना, तो ये दोनों न्यूक्लियस में रिपल्सन नहीं होता, फिर ये और पास आ सकते हैं। क्या होते हैं? और पास आ सकते हैं। तो एक तरीके से समझो, ये चीजों को स्टेबल करता है। ये फैक्टर जो एक्स्ट्रा फैक्टर है मैथमेटिकल टर्म में, वो इसको स्टेबल करता है, क्योंकि दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। इसका मतलब ये वाले भाई साहब कौन, साई बॉन्डिंग, साई मत लिखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या लिखोगे? बॉन्डिंग molecular orbital is stable and has less energy। अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, अभी मैं बात करूंगा किसके रिस्पेक्ट में। अभी मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो ये मेरा साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सॉरी साई नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये मेरा बना है, वो अभी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। मास्टर आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है? अरे हमने कहा भैया मैथमेटिकल टर्म में मैंने एक्स्ट्रा फैक्टर देखा था, और वो एक्स्ट्रा फैक्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर ए और बी दोनों है, मतलब दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाओ, क्योंकि दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही समझाता या बताता है। बात लॉजिकल लगी है तो एक बार हां बोलिए कि मास्टर समझ में आया। अरे बोलना प्यारे। और मैं बताऊं, दिल पे मत लेना कुछ भी, अरे सर हमको नहीं आया, भाई इतना समझना ही नहीं है। क्या समझना है? केवल एक छोटी सी बात समझनी है, पता है क्या? कि जब ये स्क्वायर होता है तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर दिखता है, और एक्स्ट्रा फैक्टर सिर्फ ये बताता है, आपके सिलेबस में ये है सिर्फ, कि ये एक्स्ट्रा फैक्टर सिर्फ ये बताता है कि मुझे दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाना है। बस मेरे सिलेबस में बस इतना है, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना। ये हम लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा था, है ना, पूरा जो तुम लोग पढ़ते हो नोड निकालना, ये सब हमने मास्टर्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल कर निकाले थे कि रेडियल नोड कितने होते हैं, जो तुम n-l-1 करके पढ़ते हो, टोटल नोड निकालते हो। तो ये हमने डराइव किया हुआ है, लेकिन आपके में बस इतना है। मास्टर समझ गया, ये कोई दिल की बात, ये कोई बहुत भारी बात थोड़ी बोल दिया आपने। अब देखो, अगर मैंने ये कहा कि ये साई ए स्क्वायर है, तो इसको मान लो मैंने पॉजिटिव ले लिया। ये मान लीजिए मैंने कहा ये साई बी स्क्वायर है। अरे मैं तो चाय पीना भूल गया भाई, नोट करो। अब देखो ध्यान सुनना, चाहो तो चाहूं मैं इसमें प्लस लिखूं, ठीक, लेकिन अगर मैं यहां माइनस लगाऊंगा ना, तो क्या करना, इसका साइन भी चेंज करना पड़ता है। तो यही साइन चेंज कर दो, इसको कहो ये माइनस है। ध्यान सुन लो, नहीं समझ में आया तो ठीक है, ये हो गया माइनस। अब क्या किया यहां पे, अरे एक मिनट, अब इसका जो बनेगा साई, बताओ क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो होगा साई ए माइनस साई बी। होता है कि नहीं होता है? अब मुझे बात बताओ, ध्यान सुनना, एक मिनट रुकना यार, यहां पे ना साई स्क्वायर रखो, कोई बात नहीं, इसका साइन माइनस ले लो, ठीक है। अब अगर मैं यहां जो बनाऊंगा उसको कैसे बनाओगे, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके बताओ क्या आएगा। आप कहोगे यहां आएगा साई ए का स्क्वायर, फिर आएगा साई बी का स्क्वायर, फिर -2 साई ए इंटू साई बी। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो तुम्हें क्या बता रहा है? चलो बताओ, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर तो लिखोगे एड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई, है ना, ये सही शब्द है ना, न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है? चलो बताओ, चलो एंटी बॉन्डिंग समझाओ। इस माइनस का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये भाई साहब क्या बता रहे हैं? यस, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया। इसका मतलब है सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी पहले थी
उतनी भी नहीं है। अब उसमें से ये टर्म कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियाई के बीच में से गायब कर दो। ये मैथमेटिकल टर्म ये चिल्ला के बताता है एंटी बॉन्डिंग वाला। अच्छा, मतलब अब मुझे इसकी शकल ऐसी बनानी है कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना आ जाए। इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब रिमूव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई। घटा दे भाई। चलो घटा के देखते हैं। तो इसको बनाने का तरीका, कई बच्चे सोचते सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया? अरे एक तरीका अपनाया गया है। ये एक तरीका अपनाया गया कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना दिखाने का तरीका यह है कि मैं इसको ऐसा बना दूं किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, और इस पे इधर बनाऊं किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसके बीच में, यहां इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आएगा। हम कहेंगे भैया देखो यहां नोडल प्लेन मौजूद है। यहां पर क्या है? नोडल प्लेन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। एक बार देख लो सब लोग, कृपया सब लोग देख लें। तो आपको हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नोडल प्लेन मिलेगा। चेक करो एक बार, प्लीज एंड प्लीज चेक करें। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, ये किसने बताया? मैथमेटिकली ये टर्म आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, और मुझे इससे लेना देना नहीं अब ज्यादा। मुझे खाली ये फैक्टर चाहिए कि भैया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अनस्टेबल। भैया ये स्टेबल कैसे हो सकता है? इज अनस्टेबल एंड हैज हाई एनर्जी, एंड हैज हाई एनर्जी। इसकी एनर्जी ज्यादा कैसे होगी बताता हूं, क्योंकि यहां रिपल्सिव इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। देखो प्यारे, रटना नहीं है, वाक्य रटना नहीं है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने कहा ये दिखाना है ऐसा कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो दिखाने का तरीका क्या था? मैंने इसको कहा कि एक तरफ बना दो प्लस, एक तरफ बना दो माइनस, बीच में खाली जगह बन गई। वेरी गुड। फिर मैंने कहा देखो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में प्लस प्लस है, मतलब चार्ज, ये तो फेज होते हैं, फेज को छोड़ दो, दोनों न्यूक्लियाई पर सेम चार्ज है भाई, दोनों न्यूक्लियाई पर प्लस है। अब बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं है, तो ये प्लस प्लस आपस में रिपेल करेंगे, दोनों के न्यूक्लियाई आपस में रिपेल करेंगे, और जितना रिपल्सन उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, उतनी हाई एनर्जी मिलती है, उतनी हाई एनर्जी मिलती है। प्लीज एंड प्लीज नोट करें। अरे बोलना, समझ में आया? मेरे को लगता है कि ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके अंदर जाना चाहिए कि भैया ये टर्म याद नहीं करना है ना, ये याद कर, ये पेपर में आ रहा है नहीं। पेपर में क्या आएगा? ये पूछेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या लिखा जाता है, तो साई ए प्लस साई बी, आपके सिलेबस में ये है। फिर ये पूछेगा एंटी बॉन्डिंग, तो ए माइनस बी। लेकिन मानो कभी उसने दिमाग लगा दिया, आखिरकार बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कैसे, वो टर्म क्या है? तो वो है 2 साई इंटू साई बी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां घटा कैसे? तो कहोगे -2 साई इंटू साई बी। बस ये लॉजिक दिमाग में चला जाए, इतना ही मुझे चाहिए। ओके, मस्त मजा मक्खन हो रहा है, मजा आ रहा है ना? अब अगर आपको ये आया तो आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, आगे तो खेल है। ओ भाई भाई भाई, ये नोट करना यार। छी छी रेनोनी छी, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, ये नोट कर लो आप सभी लोग, पहले नोट कर लो। नोट हो जाए तो नोटेड बताओ, क्योंकि मैं हटाऊंगा। नोट हो जाए तो नोटेड बताओ, मैं हटाऊंगा। ध्यान से सुन लो, समझा और समझना और समझा दूंगा, बट ये पहले नोट कर लो। नोट हो गया? चलो मैं हटा रहा हूं, कुछ टर्म हटाना पड़ेगा यहां पे मुझे, कुछ चीजें यहां मैं बना के लाया था। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। ये देखो, नहीं तो बाकी जो टर्म लिखा था वही मैंने हटाया है, बाकी लिख लिया होगा अब तक, तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक। अब एक बात देखो, ये क्या हुआ, क्या गेम है भाई, ये समझना। ये मैंने कहा ये मान लो 1s है, मान लो मैंने कहा ये 1s है, और इसका नाम भी मैंने रख दिया 1s है। हमारे पास 2 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। उन्होंने क्या करा, आपस में इस तरीके का इंटरेक्शन करा। एक उन्होंने कंस्ट्रक्टिव करा, दूसरा डिस्ट्रक्टिव करा। जब उन्होंने कंस्ट्रक्टिव करा तो उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी? कम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या थी? एनर्जी थी कम। तो बॉन्डिंग को मैं यहां बनाऊंगा, देखो यहां मैं बनाऊंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां क्या बनाऊंगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहां मैं दूसरा बनाऊंगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ, मैंने एंटी बॉन्डिंग वाले को ऊपर क्यों बनाया? बताओ, एंटी बॉन्डिंग वाले को मैंने हाई एनर्जी का क्यों बनाया है? कौन बताएगा जी? एंटी बॉन्डिंग वाले को मैंने हाई एनर्जी का क्यों बनाया है, बताइए। चलो रे भाई, देखो
एंटी बॉन्डिंग वाले को हाई एनर्जी का बना दिया, बॉन्डिंग वाले को मैंने लोअर एनर्जी का बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया भाई? बना दिया। वेरी गुड। किसके रिस्पेक्ट में बनाया ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहां पर मैं एक एनर्जी का टर्म लिख रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, इतना गंदा मत लिखो, अच्छा सा लिखते हैं, सुंदर सा, सुंदर साफ सुसज्जित लिख देते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे हाई एनर्जी पर है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके थ्रू आपने बनाया, तो बीच में आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इससे कम एनर्जी का कौन है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सबने रीजन बताया है, अच्छा किया कि आपको समझ में आ रहा है। तो कैसे बोलोगे? एंटी बॉन्डिंग में चक्कर ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगे, तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी हाई दिखती है। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई, बॉन्डिंग एनर्जी लोअर डाउन करती है। वेरी गुड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीच में रहते हैं, तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां है, बॉन्डिंग वाले नीचे है, एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर दिखाई देते हैं। आई थिंक आप सभी को यहां तक थिंक करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज नोट कर लीजिए। क्या नोट करना? ये और ये नोट कर लीजिए। मामला समझ में आया? बोल बोल मेरे प्यारे। एकदम इससे डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत आसान है, इजी वे में अपन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि ठीक ठाक सीख रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए जी चलिए। अब एक बात सुनो, अगली कहानी सुनो। अगली कहानी और मस्त जी, है ना। 2-4 अंग्रेजी चाहिए थी ना बच्चों को, वो अंग्रेजी ले जाओ भाई अपने घर, थोड़ा अंग्रेजी संभालेंगे हम। ध्यान सुनना, ये मैंने जानबूझकर क्या बनाया है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। रीजन तो मैंने समझा दिए। ठीक है जी, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। तो ये मान लीजिए प्लस है, ये प्लस है। अरे जो ये ओवरऑल में सब में प्लस है, अरे ये वही है, इसी चीज को ऐसा बना दो, क्या ही फर्क पड़ता भाई, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, तो इसको ऐसा दिखा दो। ठीक है, चलो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, एक बात बताओ, यहां कितने न्यूक्लियस हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस हैं बताओ? ओनली वन न्यूक्लियस इन एटॉमिक ऑर्बिटल। बट यहां पर आपको क्या मिलेगा? टू और मोर न्यूक्लियस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ कैसे? भैया अभी तो हमारे सिलेबस में 2 एटम को मिला करके मॉलिक्यूल बनाना है, तो क्या खाली 2 ही एटम वाला होता है? हमारे सिलेबस में भले 2 एटम का है, लेकिन 3 एटम। जैसे अगर H2O का बनाना हो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? 3 एटम मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग। क्या बात है मास्टर, क्या बात है। अब देखिए, पहली लाइन कॉपी में नोट करेंगे, पहली बात ये कॉपी में नोट होगी। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एक एक करके पढ़ लो, बाकी कुछ चीजें कल पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की। पहले ये देखो, लिखो, इन्होंने लिखा है, सुनो, इन्होंने लिखा है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, मतलब यहां एक सेंटर है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है जी, एक न्यूक्लियस है, एक सेंटर है, किसमें? एटॉमिक ऑर्बिटल में, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसमें क्या है? ये पॉलीसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक मतलब, पॉली मतलब 2 या 2 से ज्यादा सेंटर्स हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस है। ओवरऑल कहानी समझ में आ गई? तो इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। पेपर में यही लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? स्टेटमेंट आएगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है? पॉलीसेंट्रिक है। आई थिंक ये लॉजिक दिमाग में गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया। हाँ, ये तो गजब बात है भाई। चलो मैं तुमसे पहले पूछता हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? चलो बताओ, मैं आपसे पूछूं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, क्या बताओगे? एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन बताओ, चलो बताओ तो। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या पढ़ा हुआ है आज तक? एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? हम कहते हैं कि कोई एटम की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन के अंदर मुझे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करना है, तो मैं कहता हूं हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के किनारे किनारे
न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी एरिया उसी स्पेस को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। दोबारा सुनो, किसी मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है 1s है, तो 1s को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को अगर मैं डॉट पॉइंट से मार्क कर दूं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाता है। अच्छा जी, वेरी गुड। अब सुनना दूसरा, ये तो मैंने एटम के लिए कहा। अब यही बात अगर मुझे मॉलिक्यूल के लिए कहना हो तो मैं क्या कहूंगा, बस एक लाइन बदल दो, यहां एक न्यूक्लियस था, यहां पर दो न्यूक्लियस है या दो से ज्यादा न्यूक्लियस है। दोबारा सुनो, किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलता है उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। उसी को बॉन्डिंग छोड़ो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। पहले ये समझो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको कहते हैं, तो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के किनारे वाले को बोला जाता है। सही पकड़े, जिसको समझ में आया वो बच्चा ये अंग्रेजी संभाल लेगा। अब समझ जाओगे, है कुछ नहीं, केवल शब्दों का खेल है और आपको जादूगर बनना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एनसीईआरटी की लाइनें मत पढ़ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा, हर एक लाइन बारीकी से क्लास में सिखा दूंगा, फिर चाहे जो मन करे वो पढ़ो आप, है ना। अभी मत पढ़ना, कंफ्यूजन पैदा होगा। लिखो, अब ये लाइन लिखनी है, भले एनसीईआरटी में गिवन है बट आपको लिखनी है, ये कॉपी में होना चाहिए। आप यहां गलत कर बैठते हो। बोलना प्यारे, बोलना प्यारे, जादूगर बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनता काम। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम, किसी एटम में एक न्यूक्लियस के किनारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं लेकिन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बोलना कह रहा बुक में है, पगला है क्या? ठीक है, नोट मत करो बट पढ़ो, उस कॉपी में लिखी हुई लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, एंड पढ़ो भैया, बार बार पढ़ो, रिवीजन करना मत छोड़ना। अगले मेरे 5 क्लास ही होने वाली है, शायद 5 क्लास में ये खेल खत्म करना है मुझे, ठीक है। आज की क्लास इंक्लूड करके 5 क्लास और बची है मेरे पास इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, ठीक है। ओके ओके, अगली लाइन संभालना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सबको आता है जी, वो वाली बात है। एक बात बताओ, आपने कितने रूल पढ़े थे? आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 रूल पढ़े थे। आप अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम प्राइमरली 3 रूल फॉलो करते हैं। पहला होता है अबाउ रूल, दूसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है हुंड्स रूल। क्या यही फॉलो करते हैं? यस। तो वो कहते हैं जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये 3 रूल फॉलो करते थे, आप यहां पर भी वही तीनों रूल फॉलो करना। आप यही तीनों रूल फॉलो करना। नहीं, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी, जब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तब इनऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 14 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा और बहुत प्यार से, 14 से ज्यादा नहीं लगेगा, 14 कोऑर्डिनेशन में। पी ब्लॉक आपका सिलेबस काट कर बहुत छोटा कर दिया गया है, तो पी ब्लॉक तो समझो कि 4 लेक्चर का है, खेल ही खत्म है, बढ़िया है, अच्छा है भाई, है ना। पी भी खत्म। डी एंड एफ ब्लॉक में तो निश्चिंत रहो, तुमने आज तक तुम्हें दिक्कत हुई होगी, इस हमारी क्लास में नहीं होगी आपको। डी एंड एफ ब्लॉक तुमको पूरे इनऑर्गेनिक का सबसे आसान चैप्टर लगने वाला है। अरे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए जी चलिए, ये नोट कर लो, नोट करते चलो। क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद above principle, obeying the Pauli exclusion principle and Hund's rule of maximum spin multiplicity, but the filling order of these
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड। ये बताता हूं ये क्या है। जैसे अपन अबाउ रूल, अबाउ प्रिंसिपल में क्या कहते थे, अबाउ प्रिंसिपल में अपन n+l रूल लगा देते थे। हम कहते थे कि भैया देखो इसकी एनर्जी कम है, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी वाला है उसमें भरते थे। ये बातें हम करते हैं, बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरने का सीक्वेंस क्या होगा, दोबारा सुनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्या सीक्वेंस होगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो एक्सपेरिमेंट से दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, आगे मैं पढ़ा दूंगा। तो बस केवल यही बात अपने दिमाग में रखना कि फिलिंग ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिसाइडेड। एक्सपेरिमेंट से डिसाइडेड, आगे मैं बताऊंगा, अभी खाली नोट कर लो, जस्ट नोट कर लो, ठीक है। सॉल्ट, देखो सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें याद करने वाला ही ज्यादा होता है उसमें, बट मैं पी ब्लॉक को ना 4 की जगह 5 लेक्चर ले लूंगा, बट मैं पी ब्लॉक में रिएक्शंस की प्रेडिक्शन सिखाऊंगा जो अभी फिलहाल नीट में नहीं हुआ है। ये दावा ठोकने दो भाई, नहीं बोलूंगा तो सच मानो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें डिलीवर क्या हो रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शायद रिएक्शंस में ये बात कह ही नहीं पाते, हम श्योर शॉट नहीं होते कि यार यही बनेगा, हम गारंटी नहीं देते, हम रट लेते हैं, अरे यही होगा, हो सकता है यही हो, नहीं, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट करूंगा कि इस रिएक्शन में यही बनेगा, और जब ये कॉन्फिडेंस अंदर होगा डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म। इसलिए मैं पी ब्लॉक में एक चैप्टर एक्स्ट्रा लेकर के उसमें प्रेडिक्शंस ऑफ रिएक्शंस कराऊंगा। रिएक्शंस में प्रेडिक्शन सीखना कि हम कैसे सोचें अपने दिमाग में कि जवाब हमें क्लिक कर जाए और वही सही हो जो मैंने सोचा है, उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। ये जेई में अपन करवाते हैं, बट जेई में क्या है ना, पी ब्लॉक पूरा है, आप में सिलेबस कट चुका है, तब भी कोई बात नहीं, हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे लेकिन उससे बहुत बेनिफिट होता है। डोंट वरी, डरना नहीं है, मन में खौफ नहीं लाना है, अपन इधर ही मिलेंगे आपको हर बार, ठीक। चलिए जी, अब ये लाइन थोड़ा नोट करें, ये अंग्रेजी नोट करें प्लीज। मैं जानता हूं आज नोट करा रहा हूं ज्यादा, बस यही अंतिम है, अब नहीं नोट करना है कुछ, बाकी मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा। ये अंग्रेजी लिख लीजिए, लास्ट जो नोट करना है, लास्ट जो नोट करना है, टू कंस्ट्रक्ट सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वी नीड टू कंबाइन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स दैट मेक अप द मॉलिक्यूल। दिस अप्रोच इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। प्लीज आप नोट कर लीजिए, मैं बताऊंगा क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक शब्द जोड़ा गया है। सेकंड वाली गोट सीट कब मिलेगी, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। और मैं सॉल्ट एनालिसिस जो मुश्किल है शायद आपके लिए, मैं क्लास में याद कराता हूं, मेरा भरोसा मानो। अगर कोई बच्चा प्रयास 2 का कंटेंट होगा उसके पास पिछले साल का, इस साल वाला तो अभी नहीं हुआ है सिलेबस, पिछले साल का प्रयास 2 में जाके चेक करो, आपको पता चलेगा सॉल्ट मैंने क्लास में खड़े खड़े याद कराया है। जो भी कठिन बातें हैं, कोई बात नहीं, 4 बार बोलूंगा मैं, 15 बार बोल दूंगा, याद होना जरूरी है, वहां रियल में याद करना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं रे, अभी तो मजाक है, D&F ब्लॉक मजाक है, कोऑर्डिनेशन मजाक है, पी ब्लॉक मजाक है, असली गेम तो सॉल्ट है भाई, खोपड़ी खराब कर देता है। बट डोंट वरी, अपन है, मजा आएगा तुमको। चलिए जी, चलिए नोट कर लीजिए, अब मैं समझाने चल रहा हूं, देखिए क्या है, देखिए क्या है। वैसे तो मैं सही शब्द बोलूं तो ये जो शब्द है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लीनियर कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिक्स में, जहां दो वेव फंक्शंस को जोड़ना सिखाया जाता है, उसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन मेथड बनाया गया है। मैं बताता हूं, ये नोट नहीं करना है प्लीज, नोट यही करना है, ठीक। मैं हल्का सा केवल हिंट दूंगा, प्लीज नोट मत करना, तो बकवास में फंसोगे। मान लो मैंने कहा एक वेव फंक्शन है मेरे पास साई ए और एक साई बी, मुझे इससे क्या बनाना था, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो ये शब्द है ना, ये मैथमेटिक्स का टर्म, ये केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, ये मैथमेटिक्स से आया है, जो ये कहता है साई तो छोड़ो, चलो साई वाई को मारो गोली, साई को मारो गोली भाई। एक वेव फंक्शन है मान लो ए और दूसरा वेव फंक्शन है बी, अब इन दोनों को मिला करके अगर लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करनी है तो कहते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो लिखा जाएगा a प्लस माइनस बी। बस ये मैथमेटिक्स का एक टर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन, जो किसी भी दुनिया के वेव फंक्शंस को कॉम्बिनेट करने का तरीका बताता है। क्या कहता है कि जो a और b जो वेव फंक्शंस हैं उनको प्लस माइनस के साथ या तो प्लस कर लो
तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन निकल जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन माइनस के साथ निकल जाएगा। ये रियल बात तो ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स से आया है, बट अपन केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं वो सुनो। ये तो लिखना नहीं है अपने को, ये अपने को लिखना नहीं है। हम लोग कहते हैं कि देखो भाई, हमको चाहिए सिंपल सिंपल जुगाड़, हमको तकलीफ ना दो, मैथ वैथ पढ़ा रहे हो मास्टर, हमारे क्या काम है। तो उन्होंने सिंपल तरीके बताए कि देखो भाई, अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें क्या करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उन्होंने एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि दोनों को ओवरलैप करा करके जो तुम ये वाला बनाते हो, यही लीनियर कॉम्बिनेशन है। जो मैंने पीछे सिखाया रियल में वही लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो एक मेथड है जिसकी वजह से आपने ये बनाया। भाई आपने ये कैसे बनाया, एक मेथड है, इसी मेथड का नाम रखा गया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वेरी गुड। ऐसा ही एक प्लस ले लो और दूसरे पर माइनस ले लो, जब जोड़ोगे तो वो कहते हैं कि देखो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, और यहां पर एक नोड आता है। यहां पर क्या आता है, एक नोड आता है। तो जो ये तरीका है ना बनाने का, इस तरीके का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपने सीख लिया उसी का बस नाम रखा गया है, ताकि सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग समझ पाए। अदरवाइज मैं बहुत सच बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत हलवा चीज नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स पूरा 1 साल पढ़ा है मैंने आईआईटी में, पूरा 1 साल। सोचो, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। 1 साल में क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ा उसको हमारे प्रोफेसर हैं पांडे सर है, वहां भी पांडे सर ही पढ़ाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्लास में आके बोला कि हमने जितना अभी तक तुम्हें सिखाया, अब तक का जो नॉन क्वांटम मैकेनिक्स है उसका तुम्हें 10% पढ़ाया गया है। हमने कहा मास्टर 1 साल से पढ़ा रहे हो, 10% पढ़ाया, कितना ज्ञान, इसका मतलब सोचो क्वांटम मैकेनिक्स का हो चुका है आजकल दुनिया में। समझ रही है। चलिए जी। तो ये कुछ नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ये मेथड जिससे हमने ये सब क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट करा है, बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, उसी का नाम है उस मेथड का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए जी, चलिए अगला देखते हैं। अब आती है बात सिमेट्री टर्म की। ये बढ़िया चीज है भाई। सिमेट्री टर्म क्या है भैया, 2 तरीके के सिमेट्री टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। बहुत मजा मक्खन चीज खेलने जा रहे हो। अब आ रही है धीरे धीरे बातें। एक होता है जीरेड, एक का नाम है जीरेड और दूसरे का नाम है अनजीरेड। सर ये क्या होता है, ये नाम है, जीरेड अनजीरेड ये नाम है। बताऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए असाइन किए जाते हैं। किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए असाइन किए जाते हैं। क्लियर है, देखना देखना। जीरेड का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। डोंट वरी, डरना नहीं है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि अभी तक शायद ऐसे नहीं हुआ होगा कि कुछ लिखा है और मैं उसको पढ़ाऊं नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, केवल कॉपी में नोट करने के लिए इतना इज्जत से लिख रहा हूं, फिर लिख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। एब्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना, चेक कर लेना। लिख लो, लिख लो, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा ये सब क्या है, पहले लिख लो। अरे बोलना। ये वाला देखो, जीरेड एंड अनजीरेड। चलो भाई, इसको गिरेड नहीं बोलते हैं, जीरेड ही है वो। ये तो कह रहा सर गिरेड बोल दो इसको, गिरेड। अबे गिरेड नहीं है, जीरेड ही है, इसका नाम होता है जीरेड एंड अनजीरेड। बोलो बोलो, नोट हुआ। ओके ओके, ठीक है। ओके, अब समझाता हूं ये है क्या। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझना कुछ नहीं है, ये सब खेल है बे, 2 मिनट का खेल। अभी देखो, ऐसे ऐसे चुटकियों में खेलना सीखोगे, चुटकियों में। इधर आओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले मैं वो पढ़ाऊं जो ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि वहीं से रिलेट होगा। ठीक है, वहीं से रिलेट होगा। ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट है। जैसे मैं किसी मॉलिक्यूल में अगर बात करूं, ये मैं ऑर्गेनिक वाला पहले समझा रहा हूं, फिर अपन अपने काम वाला बताऊंगा क्या है। ठीक है, ये जैसे मान लो CO2 है,
तो CO2 में मैं क्या कर सकता हूं, एक पॉइंट बना सकता हूं कार्बन पर मैं एक पॉइंट बना सकता हूं। कार्बन कैसा है, अबे ऐसा मत सोचना कि ये एटम ऐसे कटा हुआ है, अबे एटम तो हमेशा स्फेरिकल होता है। उस स्फेयर में एक पॉइंट ले लो, जिस पॉइंट से अगर इतनी दूर आप जाओ इधर और उतना ही पीछे आओ 180 डिग्री पर, पीछे आओ 180 डिग्री पर, पीछे आओ, अगर मुझे सेम एटम्स मिलते हैं तो कहा जाता है ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस पॉइंट के इधर और इधर लोग सेम हैं, सिमेट्रिकल हैं, इसीलिए इसको सिमेट्री शब्द यूज किया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो समझ में आया? पढ़े लिखे लोगों को बताओ समझ में आया? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब कि अगर आप किसी डायरेक्शन में जाएं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आए, वही चीज मिलती है तो कहा जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर मौजूद है। यह बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, बट अब यहां कैसे अप्लाई होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो सीखते हैं। देखो कैसे, ये कौन है, कौन बता पाएगा? क्या मैं इसको अच्छा एक बात बताओ, हाँ यार ये मजेदार बात, अभी बात हुई ही नहीं, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? S और S मिलकर के कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे ना। S और S मिलकर के पाई बॉन्ड बनाएंगे, बोलो कौन बताएगा? ये मैंने कहा था S है, ये मैंने कहा S है, S और S मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, बोलो? अरे बोलना, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? S और S मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको कहते हैं, पता है, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? सिग्मा स्टार, या इसको लिखते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी वाला, हमेशा सिग्मा बनेगा पगलों, एसएस से हमेशा सिग्मा बनेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसका नाम, ध्यान से शब्दों को सुनना भैया, क्या मैं इसको सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह सकता हूं? क्या मैं इसको सिग्मा 1s कह सकता हूं? अगर मान लो मैंने इसको 1s कह दिया कि ये 1s था, ये 1s था, ये 1s, ये, तो क्या मैं इसको सिग्मा 1s कह सकता हूं? हाँ। अरे बोलना, हाँ। यहां पूरे पर कौन सा साइन लिया, कौन सा फेज? प्लस। तो पूरे का हमने क्या लिया? प्लस फेज। अब सुनना, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब आएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक पॉइंट है, और पता है पॉइंट कहां बनाना है? दोनों न्यूक्लियाई के बीच में। तरीका सिखा रहा हूं, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट बनाइए। बना लिया? ये देखें, इस पॉइंट से अब चाहे आप ऊपर जाओ, अगर ऊपर जाओ तो उतना ही नीचे आओ, देखो कौन सा फेज मिलेगा। ऊपर भी प्लस फेज, क्योंकि ये पूरा ही प्लस फेज है, तो ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस। सही पकड़े। इधर जाओ तो भी प्लस, इधर जाओ तो भी प्लस। तो किसी भी डायरेक्शन में जाने पर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जाने पर, यहां पॉजिटिव फेज ही मिलेगा। और अगर फेज सेम है तो हम कहेंगे यहां सिमेट्री है, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, इसका मतलब ये जीरेड है। दोबारा सुनिए, यहां कहोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं? दोबारा सुनना, मान लो तुम्हें नहीं आया, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये मैंने कहा दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट से नीचे जाओ, ऊपर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। अगर फेज सेम है, सेम फेज है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। हर तरफ सेंटर ऑफ, इस तरीके से क्या कहोगे? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस पॉइंट के टॉप, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, हर कंडीशन में यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। और अगर यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग वाला है वो जीरेड है, मतलब ये सिग्मा जीरेड लिखा जाएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे है? दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट पकड़ो, पॉइंट से ऊपर जाओ, नीचे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आपको क्या मिलना चाहिए? अगर आपको सेंटर एक मिलता है ऐसा जिसके थ्रू आपको हर तरफ बराबर फेज मिल रहे हैं, एक जैसे फेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के नाम से जाना जाता है।
अरे बोलना, सीख गए क्या? बोलो बोलो बोलो। ये क्या है? जीरेड। अरे क्या बातें कर रहे हो भाई अशोक? ओ भैया अशोक सोलंकी जी, काहे चाहते हो दिमाग खराब हो? पढ़ ले गधा कहीं का, इधर आ। भाग क्या भाग क्या भाग क्या। अब मान लो ये कौन है? सिग्मा स्टार, जिसका मैंने नाम रखवाया था, इसका नाम है सिग्मा स्टार। ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे बताइए ये जीरेड है या अनजीरेड? आओ देखते हैं। ये प्लस है और ये माइनस। मैंने क्या सिखाया? दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट बनेगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट बनेगा। पॉइंट से इधर गए तो प्लस और इधर गए तो माइनस मिलेगा। मतलब दिस इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस पॉइंट इज नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना? लिख लेना, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। लिखो एब्सेंट। चलो लिखो, लिखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट या एब्सेंट। जब एब्सेंट होगा तो क्या बोलोगे? अनजीरेड बोलोगे। तो इसका मतलब ये जो हमारा सिग्मा स्टार या एंटी बॉन्डिंग है वो अनजीरेड कहलाएगा। अरे बोलना, अरे बोलना प्यारे, समझ में आया? तो कंफ्यूजन दिमाग में लेके नहीं घूमना है अपने को। अपने दिमाग में सीधी सीधी बातें क्या डालनी है कि सिमेट्री टर्म दो होते हैं, जीरेड और अनजीरेड। देखने का तरीका क्या है कि मैं दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट पकड़ूंगा, पॉइंट के ऊपर नीचे गया, लेफ्ट राइट गया, अगर सेम फेज मिला तो जीरेड, नहीं मिला तो अनजीरेड। दैट्स इट, कहानी फिनिश। ओह सही पकड़े हैं। चलो 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 चलो, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि चैट ऑफ करूं? चैट ऑफ करूं? देख रहा हूं कुछ भी चल रहा है भाई, यहां पे कुछ भी हवाबाजी नहीं करनी है। कॉपी में नोट करें यहां तक की बात, प्लीज एंड प्लीज कॉपी में ये सारी बातें नोट की जाएं। ओके, मैं मानकर चल रहा हूं ये नोट हो चुकी है। अब है पीपी ओवरलैपिंग। अब देखो पीपी ओवरलैपिंग क्या है। ये मान लीजिए मैं इसका नाम क्या रख देता हूं? पीजेड रख देता हूं। इसका नाम मान लो मैंने रख दिया 2pz, ठीक है? ये 2pz है। तो एक बात बताऊं, क्या यहां पे कभी हमें नोडल प्लेन मिलेगा क्या यहां पे? इस अगर ये नोडल प्लेन है, अगर क्या ये तो नोडल प्लेन है ही है, नोडल प्लेन है तो ये कौन सा नोडल प्लेन है? चलो बताओ ये कौन सा नोडल प्लेन है? प्लेन का नाम बताइए। सर हमको क्या पता? अरे पगला है रे, ये देखो ये pz है, इसका मतलब ये z एक्सिस है। ये क्या है? z एक्सिस। अगर ये z एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? xy प्लेन आएगा। तो xy प्लेन यहां पर क्या होगा? इनका नोडल प्लेन होगा। सेम तरीके से अगला वाला भी ले लो, है ना? सेम तरीके से अगला वाला भी ले लो जी। ये कौन है? ये भी भैया हमारा 2pz है, मान लीजिए ये हमारा 2pz है। अब बताइए ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा? ये भी xy प्लेन होगा और यही हमारा नोडल प्लेन है भाई। सही कह रहा हूं क्या? एक बार देख लो, सब लोग चेक कर लो भाई। ठीक, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया, वेरी वेरी गुड। सुनो ध्यान से, यहां पे मान लो मैंने कहा ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। सेम कलर वाले को प्लस दे दी, मतलब इस कलर वाले को प्लस दिया तो इसको और इसको माइनस। अब हुआ क्या? दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। हम इसको अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग कराएं, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, टॉफी बन जाएगा। देखो ये प्लस और प्लस आपस में ओवरलैप करके ये वाला बनाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और यहां क्या है? माइनस, और यहां क्या है? माइनस। एक बार देखो समझ में आया? टॉफी बनी, टॉफी। ये और ये आपस में ओवरलैप करके। तो अब कौन सा बॉन्ड बना? बताओ कौन सा बॉन्ड बना? सर सिग्मा बॉन्ड बना। अरे भाई एक्सिस के अलोंग पी, दो 2pz आपस में इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सिग्मा बॉन्डिंग बना किससे है? सिग्मा 2p से बना है भाई। पहले 2p था, 2p ने ओवरलैप करा, सही पकड़े। अब मुझे बताइए ये जीरेड है या अनजीरेड? कितने बच्चे बता सकते हैं? मुझे बताइए जीरेड है या अनजीरेड? मास्टर मुझे क्या पता है, ढंग से पढ़ाया करिए। अरे पगला है रे। दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक पॉइंट लीजिए। क्या मैंने सिखाया? दोनों न्यूक्लियस के बीच में पॉइंट लीजिए। एक तो टॉफी का नाम भी लिख रहा है। यहां से लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट और राइट जाइए, बराबर दूरी चलना। जब बराबर दूरी चलोगे तो यहां माइनस, उतना ही पीछे जाओगे तो यहां माइनस। अब इसके ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो प्लस।
तो मतलब क्या हुआ, यस, इसका मतलब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जीरेड है। जीरेड लिख दिया करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अरे मास्टर हमको तो आ रहा है, रटना मत, रटना नहीं होता, ये सब रटना नहीं होता है, दिमाग में ये पिक्चर्स बननी चाहिए। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अनपढ़ों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ, आपके दिमाग में इन सबकी पिक्चर्स क्लिक कर जानी चाहिए कि अरे भैया क्या बन गया यहां पे। चलो एक बात बताओ, यहां पर जैसे यहां पर एक नोडल प्लेन है, तो क्या वो नोडल प्लेन यहां भी है? यस। तो जो नोडल प्लेन पहले थे वो दो नोडल प्लेन अभी भी दिखाई देंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा टू नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। मैं लिखूंगा नहीं, टू नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। कौन सा प्लेन होगा? वही एक्स वाई प्लेन, वही एक्स वाई प्लेन यहां पर प्रेजेंट होगा। अभी मैंने क्या बताया भाई? अभी मैंने जो बताया वो सिर्फ 2p के थ्रू सिग्मा बना के बताया। अब आइए भैया, अब बनाते हैं सिग्मा स्टार। बनाने का तरीका चलो सोचते देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, ठीक है। ये वही है आपका 2pz, लेकिन अब की बार मुझे क्या बनाना है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब भी मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की बात करूंगा तो मुझे दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम चाहिए। अब कम कैसे बनाऊंगा मैं? तो कम बनाने का तरीका है कि इसको छोटा बना दो और इसको भी छोटा बना दो, तो क्या होगा? दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कम दिखेगा। देखो ये वाला मैंने छोटा बना दिया, ये पॉजिटिव वाले को छोटा बना दो, इसके वाले को बड़ा बना दो। यहां पर क्या है? माइनस और यहां रहा प्लस। यहां ओवरलैपिंग नहीं होती, ये तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है, केवल यह बताने के लिए कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तभी तो पता चलेगा कि ये कौन है। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सिग्मा स्टार 2p, ये सिग्मा स्टार 2p। अब बताइए ये जीरेड है या अनजीरेड? तो आपको मिलेगा ये अनजीरेड। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, यहां पर आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगी, चेक कर लेना। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। अरे बोलना बोलना प्यारे, यहां पर आप क्या बोलोगे? यहां पर आप बोलते हो, देखो ये क्या है, ये क्या है भैया? ये एक नोडल प्लेन है एक्स वाई, ये भी एक नोडल प्लेन है एक्स वाई, ये भी एक नोडल प्लेन है एक्स वाई, ये भी एक नोडल प्लेन है एक्स वाई। तो टोटल कितने हो गए? 3 नोडल प्लेन्स हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है। 3 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट, 3 नोडल प्लेन दिखेंगे और तीनों नोडल प्लेन क्या होंगे? एक्स वाई ही होंगे। और दूसरी बात देखो, ये एक न्यू नोडल प्लेन, न्यू नोडल प्लेन इन बिटवीन न्यूक्लियाई है ना। यहां पर दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं है, तभी ये बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। तो जस्ट इसको बना देना है। कैसे बनाना है? इसको छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो, ताकि मैं ये समझा पाऊं कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? यहां तक की बात नोट हो गई? आई थिंक नोट हो गई। तो यहां पर 3 नोडल प्लेन मिला, 1 2 3, लेकिन नया वाला नोडल प्लेन यही है, क्योंकि पहले से ही जो नोडल प्लेन थे वो तो है ही है, वही वाले तो ये रहे, एक नया दिखा। यहां नया नहीं दिखता है, जो पुराना 2 होता है वही यहां पर दिख रहा होता है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, रटना नहीं है जीरेड अनजीरेड पगलों, नहीं नहीं, अभी सब पलट जाएगा। ऐसा दिमाग मत लगाया करो उल्टा सीधा कि सर बॉन्डिंग में हमेशा जीरेड अनजीरेड, नहीं, अभी पलट जाएगा मामला, अभी देखते हैं। सुनो ध्यान से, हमें पूछा गया कि मास्टर आपको कैसे पता कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। मैंने कहा देखो, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से इधर गए तो माइनस और सेम दूरी पर आए तो प्लस। अब यही समझ में आ गया, ये माइनस और यही प्लस, तो अपोजिट मिल रहा है। इसका साफ मतलब है कि यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्या बात है मास्टर, क्या बात है, सही खेल गए क्या सब लोग? बोलो बोलो बोलो। यस, मस्त मजा मक्खन लग रहा है ना, मस्त है। अब आइए हम पढ़ते हैं पाई वाला खेल। अब मैं पाई सिखाता हूं, हेडिंग डालेंगे पीपी ओवरलैपिंग, यहां पर पाई बॉन्ड बनाऊंगा मैं। यहां पे देखो, जैसे मान लो अगर इसका नाम मैंने पीजेड रख दिया, अगर पीजेड रख ले, देखो वैसे तो आप चाहो पीएक्स रखो, पीवाई रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी इच्छा पर है। अगर मान लो इसका नाम मैंने
2pz रखा होता तो प्लस माइनस, और ये कौन एक्सिस हो जाती फिर, ये जेड एक्सिस होती कि नहीं होती भाई, जेड एक्सिस, यस। और ऐसे ये कौन होता, ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी हमने लिया 2pz। ठीक है, इसको मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कौन सा प्लेन है, ये आपका नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन वही एक्स वाई नोडल प्लेन होगा, यहां पर भी एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। ये अगर मैं प्लेन की बात करूं एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। ठीक है, चलो जी, ये आपके ऊपर है, चाहो तो pz को py ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से यहां बदल लेना, बदल दूं, बदल देता हूं। सर हमने तो नोट कर लिया था, कोई बात नहीं, नोट कर लिया तो रहने दो, तो उसमें उतनी बुद्धि है वो तुम्हारे पास कि काम हो जाए। मान लो इसका नाम मैं y रख देता हूं, इसका नाम मैं y रख देता हूं, तो ये क्या होगा, ये y होगा। ठीक है, तो ये मान लो z है, तो z के अलोंग हमने परपेंडिकुलर अगर इनको ओवरलैप कराया तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ओवरलैप हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ हुआ तो कैसा हुआ, देखो ये इनके साथ ओवरलैप करा, ये इनके साथ ओवरलैप करा, तो देखो ये बन जाएगा, और इनके दो न्यूक्लियाई ये रहे। तो आपसे मैं पूछूं ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, तो आप कहोगे एक्सजेड प्लेन है। इस कंडीशन में ये एक्सजेड प्लेन है, देख लो। तो अब बताइए ये जो हमारा पाई बॉन्ड बना है, क्या ये पाई बॉन्डिंग है, यस, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि प्लस को प्लस मिल रहा है, माइनस को माइनस ओवरलैप करने को मिल रहा है, तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या ये जो हमने पाई 2p बनाया है, अब आप नाम रखना चाहो तो पाई 2p y रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताइएगा ये जीरेड है या अनजीरेड, कौन बताएगा, ये जीरेड है या अनजीरेड है, जल्दी बताएं, ये जीरेड है या ये अनजीरेड है, सब लोग बता दें, क्या ये जीरेड है या अनजीरेड है, जीरेड है या अनजीरेड है, कैसे पता चलेगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस मिलेगा। तो देखो अब की बार वाला जो बॉन्डिंग है वो आपको अनजीरेड मिल गया, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। क्या बढ़िया खेल था भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है, अगला खेल खेलते हैं सेम तरीके से, ये है प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ओवरलैप करा के देख लो। अब देखो दोनों अब हमें क्या करना है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं लाना है, मतलब मुझे तो नोडल प्लेन बनवाना है। अगर मुझे नोडल प्लेन बनवाना है तो बताइए क्या होगा, ये कौन था 2py, ये भी कौन है 2py, अच्छा, तो ये नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, इस वाले नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, वही एक्सजेड होगा, एक्सजेड प्लेन। यहां पर एक नोडल प्लेन तो एक्सजेड प्लेन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक न्यू नोडल प्लेन आया, इस न्यू नोडल प्लेन का प्लेन बताइए क्या होगा, न्यू नोडल प्लेन का प्लेन क्या होगा, कौन बताएगा। देखो भैया ये y है, ये y है, तो इसका मतलब सीधी लाइन y है, सीधी लाइन y है, और ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस है, ये तो जेड है ना, ये जेड एक्सिस है, वो प्लेन मैंने एक जेड प्लेन रखा है। बताओ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता देता हूं, देखो ये y है और इधर जेड एक्सिस है, अब बता दो प्लेन बता दो, चलो बताओ, ये y है तो क्या होगा बोलो, एक्स वाई होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन इसका नोडल प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन इसका नोडल प्लेन होगा। ठीक, चलिए ऊपर वाले बताइए कितने नोडल प्लेन है, तो आप यहां पे लिखना वन नोडल प्लेन इज प्रेजेंट, यहां पे लिखना, इस वाले में लिख लेना भाई, ये वाला हम छोड़ दिया था हमने, यहां लिखो वन नोडल प्लेन, यहां वाले में वही नोडल प्लेन है जो पहले से था, ये देखो ये नोडल प्लेन वही है जो पहले से था, यहां पर जो पहले से नोडल प्लेन था वो तो है, उसके साथ एक नया आता है, जब भी एंटी बॉन्डिंग आती है तो आप लिखते हो दो नोडल प्लेन प्रेजेंट है, यहां पर आपको दो नोडल प्लेन आपको मिलेगा। ठीक है जी, अब बताइए ये कौन है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या लिखोगे,
पाई स्टार 2py लिखोगे और पाई क्या लिखोगे, ये जीरेड लिखोगे। क्या जीरेड मिलेगा? कितने लोगों को लग रहा है कि सर जीरेड मिल जाएगा? देखते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? बताओ। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट लीजिए, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में एक पॉइंट लीजिए। इस पॉइंट के नीचे यहां माइनस है और यहां ऊपर माइनस है। इतनी बराबर दूरी पर यहां प्लस है तो नीचे उसके पीछे भी प्लस है। तो प्लस के पीछे प्लस, माइनस के पीछे माइनस, मतलब यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मास्टर आपने एकदम सही बताया कि यहां पर जीरेड ही आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ये अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। आज मैं जो सिखा रहा हूं ये बेसिक्स की बातें कर रहा हूं, ठीक है? कुछ रटने उटने मत लग जाना यार। हाँ, कोई बच्चे का कमेंट ये नहीं आना चाहिए सर हमको समझ नहीं आया, हमको याद करना पड़ रहा है, फिर गुस्सा लगती है। एक एक चीज ध्यान से पढ़ाता हूं कि ताकि बुद्धि में जाए। बोल मेरे प्यारे। वेरी वेरी गुड। आई थिंक यहां तक की बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब अगला खेल है H2 प्लस एंड H2 माइनस, इसको बनाना है। H2 में कौन कौन से एटम आपको दिख रहे हैं? बहुत छोटा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अगले 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। बस 10 मिनट से पहले कोई ज्ञान नहीं चाहिए किसी से, नहीं तो जो पढ़ाया उसका मतलब कहां निकला। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए ताकि कल हम इनहेंस्ड वर्जन पढ़ें, थोड़ा ऊपर पढ़ें, नहीं तो खत्म नहीं होगा। इसमें बहुत पोर्शन होता है, ठीक है? अपन स्लो चलते हैं। अब इतना दिन में तो सीख ही गए हो कि अपन स्लो पढ़ाते हैं। हाइड्रोजन का ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है? बीच में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक का नाम क्या होगा बोलो? सिग्मा 1s। दूसरे वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। क्या मैंने सही बनाया है? सबसे सही बनाया। इसी तरीके से H2 प्लस में क्या है? 2 हाइड्रोजन है तो 1s, ये भी सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है। 2 हाइड्रोजन है तो एक का 1s, दूसरे का 1s, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका नाम तो फिक्स हो गया कि भैया सिग्मा स्टार 1s, और इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना सब लोग। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। भाई 2 हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां पर बताइए। 2 हाइड्रोजन में तो 1 + 1, बट -1 क्यों? क्योंकि प्लस लिखा गया, तो यहां पर टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर बताइए, यहां पर तो 2 हाइड्रोजन के हो गए एक एक करके और एक माइनस वाला, तो टोटल देखोगे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो। गुड, बहुत अच्छा। अब पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चलो भरना सीखते हैं। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और हमें इनकी एनर्जी के बारे में बहुत पहले से अंदाजा है, पता है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। अबाउ जी क्या कहते हैं भैया? अबाउ वाला कि साइंटिस्ट नहीं है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है भैया देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? तुम बॉन्डिंग में भरोगे, क्योंकि वो कम एनर्जी का होता है। यही तो अबाउ का रूल था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। सर क्या मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यही डाल दूं? यस, क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ज्ञान दे रखा है। सही पकड़े, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिखने का तरीका देखो, सिग्मा 1s की खोपड़ी पर 2, इसमें तो कोई है नहीं तो लिखना नहीं है। यहां पर बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो इसको लिखने का तरीका है सिग्मा 1s1। यहां देखो 3 है ना, तो 2 यहां आएगा, एक आपको ऊपर मजबूरी में ले जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखोगे? सिग्मा 1s में 2, लेकिन स्टार में भी 1 चला गया। सिग्मा 1s स्टार में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, पहले ये देखो।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाला घटा दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाएगा। चलो बताओ यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होता है। यही कहने का मतलब है ना, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ये खेल ये समझा रहे हैं। क्या बढ़िया बात बोली। यहां का बॉन्ड ऑर्डर आप बताएंगे अब, चलिए बताइए, और यहां का भी बॉन्ड ऑर्डर आप बताएंगे। चलो बताओ भाई। बेसिक आज हमें सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो ये सब पढ़ा करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर में तो ये आएगा जो अभी चल रहा है। हाँ, पीछे वाला स्टेटमेंट बेस्ड होता है, वो कल और मैं डिस्कस करने वाला हूं, और भी मैं कल डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के थ्रू। चलो बताओ, चलो बताओ क्या है यहां पे। तो यहां 1 माइनस 0/2 0.5 आएगा। यहां पे क्या कहोगे, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहां पर भी 0.5 आएगा। दोनों में दो हाइड्रोजन के बीच में आधा बॉन्ड ऑर्डर है, और यहां पर भी आधा बॉन्ड ऑर्डर है। क्या सही बात बोली गई है। अगली लाइन देखिए क्या है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। आपने पढ़ा है कि अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो लोगों के बीच में रिश्तेदारी जितनी अच्छी होगी वो करीब आएंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी। इस हिसाब से हम देखें तो H2 में बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन H2 प्लस और H2 माइनस में अब इसका जवाब कहां से दें, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो मत कह देना कि सर बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये तो वाहियात बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बताता हूं कहां से देखना है जवाब। तब जवाब देना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है देन आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगा तो वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। लॉजिकल मैं सिखाऊंगा पहले, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा मेरे प्यारे, ज्यादा होगा। मैं समझाता हूं, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स सेम है, यहां पे भी आधा आधा है। लेकिन अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में दिखाई देगा, देखो यहां एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहां एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड का विरोध, दो लोगों को करीब आने नहीं दे रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग का, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है और ये बॉन्ड बनने का विरोध करता है, इसीलिए कहां बैठा है, एंटी बॉन्डिंग में बैठा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड क्या होगा, एक दूसरे से दूर, मतलब एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनने का विरोध कर रहा है। अगर बॉन्ड नहीं बनने देगा, बॉन्ड बनेगा तो करीब आओगे, बॉन्ड नहीं बनने देगा तो कहां जाओगे, दूर। इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होगी। इसका मतलब H2 माइनस में ही तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, यहां तो है नहीं, तो जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी लेंथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक बिहेवियर तो आप बता सकते हो कि देखो भैया H2 वाला में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो H2 कैसा है, H2 कैसा, डायामैग्नेटिक है। और H2 प्लस H2 माइनस दोनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इसलिए यहां पर क्या आएगा बोलो, एक अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज, यहां तक की बात प्लीज नोट कर लिया जाए। अब आगे कुछ होमवर्क दूंगा, घर से करके आना है। क्या है, हीलियम 2 प्लस, ठीक है,
तो हीलियम में भी क्या है 1s ही होता है, यहां पे भी 1s ही है, यहां पे भी क्या है 1s है, और यहां पे भी क्या है 1s ही है। ठीक है, इनमें मैं कुछ चीजें दूंगा, घर से करके आना। ये क्या है सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। यहां पे भी क्या है, ये घर से क्या करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, चाहो तो यही देख लो, सिग्मा स्टार 1s है। ठीक है, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर एक हीलियम में 2 होते हैं, तो 2 हीलियम में कितने हो गए 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 यहां भरोगे और 2 यहां भर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में भी 2। यहां वाले में देखो टोटल कितने थे 4, एक घटा के कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताइए 3 को भरने का तरीका क्या है, 2 और फिर 1, मतलब सिग्मा 1s में तो 2 है, सिग्मा स्टार में 1 आएगा 1s की बात करूं तो। सही पकड़े, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक कर लो भैया सब लोग। चलो बताओ यहां का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 2 - 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। अब यार बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का क्या मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि एक हीलियम का दूसरे हीलियम के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इनके बीच में कोई लगाव नहीं। और आप ये जानते भी हैं कि हीलियम और हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बनाते, इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती हैं आपस में, इनके बीच में वंडरवॉल लग रहा होता है। और ये बात देखो एमओटी भी प्रूफ कर रहा है, इनके बीच में कोनो रिश्ता नहीं है, ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, ये अलग अलग एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा यहां पर पूछोगे तो क्या बताया जाएगा, यहां पर निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर, 2 - 1 डिवाइड बाई 2, आधा आएगा बॉन्ड ऑर्डर मेरे भैया, आधा कम से कम कुछ तो है, मतलब 2 हीलियम के बीच में थोड़ा रिश्ता है, कुछ ना कुछ तो है। यहां कुछ नहीं है भाई। अब पूछा जाता है कौन एग्जिस्ट करेगा, तो इसको क्या बोलोगे कि हीलियम 2 ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल रह ही नहीं सकता क्योंकि वो केवल एटम एटम के रूप में रहते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल के रूप में कभी रह ही नहीं सकते क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, जबकि ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जब भी मुलाकात होगी आगे की बातचीत होगी। आई थिंक किसी बच्चे को कोनो दिक्कत नहीं आई है। ठीक है जी, चलिए बताइए तबीयत पानी जीवन जिंदगी ठीक चल रही है, आई थिंक चलना भी चाहिए, मस्त मजा मक्खन होना भी चाहिए। एक बार सेव कर लिया जाए, ये कल आओगे तो कल ये पढ़ाएंगे जी, कल आओगे तो कल यहाँ ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे, मस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो जिनके पास बुक होगी पेज नंबर 105, 106, 107, 108 इतना हमने आज कर लिया है। ठीक है, पेज नंबर 109 की शुरुआत अगले दिन होगी। चलो लव यू ऑल मेरे प्यारे, मस्त मजा मक्खन जिए और पढ़ते रहिए। ध्यान दीजिएगा बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना तुम सिलेक्शन के करीब जाओगे। मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता हूं, समझा सकता हूं, समझ डेवलप करा सकता हूं, और एक बार वो डेवलप हो जाती है तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ती है बहुत ज्यादा, बट याद करने के लिए 1-2 बार रिवीजन मारा करो ताकि याद हो। तो अगली क्लास में आने से पहले यहां तक की पढ़ाई हुए हर एक लाइन इसी से पढ़कर आना जो आपने नोट्स बनाया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त मजा मक्खन हुआ, कैसा लगा एमओटी ये जरूर बताना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो अभी बेसिक्स हैं मैंने सिर्फ अभी आज बेसिक पढ़ाया है, कल इसका अपग्रेडेड एंड इनहैंस्ड वर्जन, एडवांस्ड वर्जन देखने को मिलेगा। इसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और कल के कल प्रैक्टिस करा देंगे। एक दिन में एमओटी के मास्टर हो जाओगे तुम, और तुम्हें भर भर के सवाल देने वाला हूं मैं, इसके बहुत सवाल मिलेंगे तुम्हें। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।